हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे दिसंबर की प्लेसेस इन न्यूज। पिछले साल के आखिरी महीने में जो भी टॉपिक्स न्यूज में रहे उनको हम कवर करेंगे और रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। मेरा सवाल है आपसे, विद रेफरेंस टू प्लेसेस रिसेंटली सीन इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: विट्सन रीफ, मरापी वॉल्केनो और डेनास्क सिटी। लोकेशन अंडमान आइलैंड्स, इंडोनेशिया, अजरबैजान। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री एंड नन। अब देखिए, रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। डोनेस्क सिटी कहाँ, अजरबैजान के पास है क्या? डोनेस्क का रीजन डोनबास के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर ये जगह न्यूज़ में रही थी? कुछ आइडिया है आपको डोनबास के बारे में? मैं आपको ले जाना चाहूँगा ईस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न यूरोप के आसपास के इलाके में, जहाँ ये जगह न्यूज़ में थी, यानी यूक्रेन में। ये टॉपिक हमने पहले कई बार कवर किया है, पिछले हफ्ते के प्लेसेस न्यूज़ में भी, तो ये लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। विट्सन रीफ असल में कहाँ है? तो जो यहाँ मैं अभी आपको आंसर नहीं दूंगा, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि ये हमने इस वीडियो में डिस्कस सेपरेटली नहीं किया। स्पार्टली आइलैंड के पास जो साउथ चाइना सी है, वहाँ पर अभी थॉमस जो आइलैंड था फिलीपींस के पास, वहाँ विवाद हुआ था चाइना और अमेरिका के शिप के गुजरने के बाद। उसी के आसपास कुछ और आइलैंड है स्पार्टली के, जो हम अपने मैप्स में डिस्कस किए भी हैं। उसमें विट्सन रीफ का भी जिक्र आता है। तो ये असल में अंडमान आइलैंड्स के पास नहीं, स्पार्टली आइलैंड्स के पास है, यानी ये साउथ चाइना सी में है। और मरापी वॉल्केनो बिल्कुल इंडोनेशिया में भी है। कहाँ है, क्या है, वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो है क्रा के बारे में। न्यू दिल्ली न्यू क्रा, यानी थाईलैंड में एक जगह है, उसका नाम है इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस ऑफ क्रा कहाँ लोकेटेड है? इस्थमस ऑफ क्रा तो थाईलैंड में। इस्थमस मतलब क्या होता है? देखिए, दो अगर समुद्री बॉडीज है, वाटर बॉडीज, मान लो ये एक सी है, यहां भी एक सी है, और बीच में एक जमीन का टुकड़ा इससे पास हो रहा है, लैंड ब्रिज, इसे हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, इस्थमस मतलब होता है जमीन का टुकड़ा जो दो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है। अगर आप देखें थाईलैंड का मैप ना, तो आपको दिखेगा यहां पर अंडमान सी है, इधर आपको साउथ चाइना सी है, यहां बीच में आपको थाईलैंड में जमीन की पतली सी वो दिख रही है ना, लैंड स्ट्रिप, इसको कहते हैं इस्थमस। और ये जो जगह है इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ क्रा। ये है थाईलैंड में। मान लो आपको थाईलैंड से शिप लेके इंडिया जाना है, या किसी भी कंट्री को अगर आपको ये इंडियन ओशन में एंटर करते हुए यहाँ से साउथ चाइना सी जाना है, जापान जाना है, चाइना जाना है, जो आपको रूट लेना पड़ेगा वो ये होगा। अब यहाँ से आओगे, यहाँ इंडोनेशिया के नीचे से मलेशिया, सिंगापुर होते हुए यहाँ से गुजरोगे, तब फिर या तो चाइना जाओगे या जापान जाओगे, चाहे आप कहीं से भी आ रहे हो। इवन अगर थाईलैंड को भी कोई शिप भेजना है, अपना व्यापार करना है थाईलैंड, तो वहाँ से बैंकॉक से अपना शिप यहीं से लेके आना पड़ेगा और यहीं से गुजरना पड़ेगा। और इस जगह को कहते हैं हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्योंकि पतली सी जो स्ट्रिप होती है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, सी वाली, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसे कहते हैं एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है ये, जहाँ से लगभग 60 से 80% ट्रेड जो इस रीजन का यहीं से पास होता है। तो चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, उन सभी जगहों से ट्रेड करने के लिए आपको यही रूट लेना पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का चाइना के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि चाइना का ऐसा मानना है कि अगर वहाँ उनका 40 से 50% ट्रेड यहीं से गुजरता है, उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मान लो पर्शियन गल्फ से, सऊदी अरब से, या फिर कहीं से भी ऑयल जा रहा है, या अफ्रीका से ऑयल इंपोर्ट करने हैं वो, तो उनको इसी रूट से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक रूट बचता है चाइना जाने के लिए, वरना आपको अफ्रीका के नीचे से घूम के जाना पड़ता है। तो ये रूट स्ट्रेट ऑफ मलक्का इसलिए बहुत रेलेवेंट है। और आसपास अंडमान आइलैंड्स हैं, तो यहाँ इंडिया के पास एक स्ट्रेटेजिक पावर है इस रीजन में। इंडिया की नेवी यहाँ खड़ी रहती है, तो उन्हें हमेशा डर रहता है कल को इंडिया इसको ब्लॉक ना कर दे, इसलिए वो अलग अलग रूट ढूंढते रहते हैं। और इसी से सिर्फ चाइना ही नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हो थाईलैंड को भी घूम के आना पड़ता है। थाईलैंड हमेशा से कोशिश कर रहा था कि एक अल्टरनेट बनाए। अल्टरनेट क्या? कि यहाँ जो है ना इस्थमस, इस क्रा को काट के यहाँ पर एक कनाल बनाई जाए, क्रा कनाल जोड़ के हम सीधा यहाँ से सीधा सीधा हम कनेक्टिविटी जोड़ लेंगे साउथ चाइना सी से अंडमान सी के बीच में। हमें फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड से आप सीधा अंडमान सी जा पाओगे, आपको कहीं भी ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये बहुत पुराना सपना था थाईलैंड के राजाओं का कि यहाँ पर एक नहर बनाएंगे, जैसे गल्फ, जैसे स्वेज कनाल हो गई या पैनामा कनाल हो गई, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो इतना महंगा था और इतना अनसस्टेनेबल था यहाँ पर कनाल बनाना कि लॉजिक नहीं लगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर हम कनाल नहीं बना सकते तो यहाँ हम एक लैंड ब्रिज बना देंगे। लैंड ब्रिज का मतलब ये होगा, यहाँ पर एक पोर्ट होगा, यहाँ पर एक पोर्ट होगा। कोई भी शिप अगर इधर से आ रहा है तो यहाँ से गुजरने के बजाय, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाने के बजाय, सीधा वो शिप्स लेके आप इनके लैंड ब्रिज पे आओगे, यहाँ पर आपका शिप उतरेगा इस पोर्ट पे, फिर वहाँ वो सीधा कनेक्टिविटी बनाएंगे इस पोर्ट से लेके यहाँ दूसरे पोर्ट तक। फिर आप शिप लेके इस पोर्ट पे जाओगे बाय रोड, वहाँ दूसरे शिप्स खड़े होंगे कंटेनर्स वाले, वो आप शिप लेके सीधे सीधे लेके चले जाओगे। तो आपको इतना
चक्कर नीचे से घूम के नहीं काट के आना पड़ा। इतना इतना कम जगह है, यहाँ स्ट्रिप्स बहुत पतली है, तो वहाँ से ट्रैफिक जाम भी लगता है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, एनर्जी का वेस्टेज होता है, तो आपको वो चक्कर काटना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप थाईलैंड से निकल पाओगे। तो ये लैंड ब्रिज की बात हो रही है, लेकिन ये क्रा ऑफ इस्थमस की जगह एक लैंड ब्रिज बनता है, तो जिस कंट्री को सर्वाधिक फायदा है वो है चाइना, क्योंकि चाइना चाहती है कि उसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बजाय और ऑप्शन दिए जाए, उसके लिए इस्थमस, क्रा ऑफ इस्थमस एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक रेलेवेंट जगह होती है। और ये कहाँ बनने वाला है? थाईलैंड में। तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता लग गया। इस्थमस मतलब क्या होता है? जो लैंड को जोड़ते हैं। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो चाइना की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि मलक्का डायलेमा को सॉल्व करना, उसे कहते हैं मलक्का डायलेमा। इट इज चाइनाज मलक्का डायलेमा, क्योंकि उनको वो रूट को सरपास करने के लिए एक और रूट बनाना है ताकि वो डिपेंडेंट ना रहे इकलौते स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर, वरना वो फंस जाएंगे। अब जो लैंड ब्रिज का बात है, यहाँ पर ऑलमोस्ट कहा जाता है कि इनको लगभग $100 बिलियन के आसपास खर्च आएगा इसमें ऑपरेशनल करने में, इस लैंड ब्रिज को, दोनों साइड पोर्ट बनाना, बीच में एक लैंड ब्रिज बनाना, जिसकी बात चाइना के फंडिंग के द्वारा पूरा करने की बात की गई है। लेकिन अभी BRI में बहुत इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं दुनिया भर में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, जहाँ बहुत सारा पैसा वो फूंक रहे हैं, तो कहा जा रहा है शायद यहाँ भी वो पुश करें। और जो BRI प्रोजेक्ट हुआ था तीसरा, वहाँ पर इसे थाईलैंड के PM ने पिच भी किया था। तो देखते हैं आगे जगह क्या होता है, लेकिन हमें ये पता लगा इस्थमस ऑफ क्रा कहाँ है, ये कनाल कहाँ पर है। इंडिया यहाँ क्या चाहेगा? इंडिया चाहेगा कि इंडिया को भी यहाँ पर सावधान रहना चाहिए कि अगर ये ट्रांजिट बना पाता है, दुनिया का ट्रेड बदल जाएगा। और अगर कनाल का आइडिया अभी उन्होंने छोड़ रखा है, कनाल पहले बनाने की बात थी, अब वहाँ पर कनाल की जगह एक लैंड ब्रिज बनाने की बात हो रही है। अगर ऐसा कोई ब्रिज बनता है तो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस और स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ दोनों पैदा होंगी कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट को बेटर कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से एक रूट निकल आएगा, आपका अंडमान कनेक्ट बेहतर तरीके से हो पाएगा, लेकिन आपके पास चैलेंजेस भी बढ़ जाएंगे इस रीजन में। तो कहाँ पर है क्रा ऑफ इस्थमस? वहाँ क्या होने वाला है? एक लैंड ब्रिज बनने वाला है। पहले वहाँ कनाल की बात थी, किन किन सीज़ को जोड़ता है? गल्फ ऑफ थाईलैंड को अंडमान सी से जोड़ता है। कौन कौन सी कंट्री पास में है? तो थाईलैंड के बाद यहाँ आपका मलेशिया है, नीचे सिंगापुर है, जहाँ से आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का गुजरता है। साउथ चाइना सी कहाँ पर है, ये आपको समझ आ गया। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास का जो ट्रांजिट रूट है, जो एक बिजी रूट है, इसको सरकमवेंट करने के लिए एक लैंड ब्रिज की बात हो रही है, जो कि कहाँ होगी? क्रा इस्थमस के ऊपर। तो इस्थमस मतलब क्या होता है पता लग गया आपको। क्रा इस जगह का नाम है, इस्थमस एक लैंड ब्रिज को कहते हैं जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है। ये पूरा का पूरा 44 किलोमीटर का ही लैंड का स्ट्रिप है। इसको काट के कनाल बनाने की बात हो रही थी, जो पूरी नहीं हो पाई। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब COP28 कहाँ हो रहा है? सबसे पहले जगह का नाम बताओ मुझे आप। तो दुबई में हो रहा है, यानी UAE में हो रहा है। अब मेरे आपसे सवाल है, हमने पिछले हफ्ते भी इसको शायद डिस्कस किया था, UAE के पहले COP27 कहाँ हुआ था? COP27 कहाँ हुआ था? COP26 कहाँ हुआ था? मुझे बताइए आप। और एक COP वो हुआ था कहाँ पर? बताइए। एक COP हुआ था ग्लासगो में। मुझे बताइए ग्लासगो वाला कहाँ पर हुआ था COP? इससे पहले मैं आपको रिपीट करा दूं, इजिप्ट में एक हुआ था, शर्म अल शेख में, COP की समिट। अब मुझे बताइए पहले COP होती क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस है ये? COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नॉर्मली किसी भी अगर एग्रीमेंट को आप साइन करते हो, मान लो आप एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो और सभी लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि मेरा फ्लैट मेरा फ्लैट मेरा फ्लैट, तो हर फ्लैट ओनर जो है एक आपस में एक पार्टी हो गया उस डील की। तो जब भी उस सोसाइटी वाले कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आज हम देखेंगे नई पेंटिंग कौन सी करनी है, सभी पार्टीज को बुलाया जाएगा जो उस एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो वहां पे हर फ्लैट ओनर को बुलाया जाएगा। उसी तरह UNFCCC की क्लाइमेट चेंज पे, या फिर जो हमारी क्योटो प्रोटोकॉल की ट्रीटी हुई थी, जो भी UNFCCC में एग्रीमेंट हुआ था, उसकी जो पार्टीज हैं वो सब COP को अटेंड करती है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। किनका कॉन्फ्रेंस है? जो पार्टीज क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है उनका एक कॉन्फ्रेंस है। कहाँ हुआ है इस बार? ये दुबई में। दुबई कहाँ है? UAE में। UAE के पास क्या विवाद है? UAE से इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहा था, जो अभी इजराइल से युद्ध के बाद रुक गया है। ठीक है। अब इससे पहले कहाँ हुई थी COP की मीटिंग्स? पता लग गई आपको। शर्म अल शेख कहाँ है? इजिप्ट में। तो इस तरह आपको जहां भी चीजें हुई थी न्यूज में याद रखना बहुत जरूरी है। प्लेसेस इन न्यूज के मैं बात कर रहा हूं। फिर बात क्या है न्यूज में क्यों है कि दुनिया के 118 देशों ने बोला है कि वो ट्रिपल करेंगे अपनी ग्रीन एनर्जी को, लेकिन 2 देशों ने इसमें एग्रीमेंट में हिस्सा नहीं लिया। 2 देश ऐसे हैं जिन्होंने नहीं कहा कि वो अपनी ग्रीन एनर्जी को ट्रिपल कर देंगे, क्योंकि कई लोगों ने कमिटमेंट की है कि वो अपनी ग्रीन एनर्जी को ट्रिपल कर देंगे। ऑलरेडी इंडिया ने इतना ज़्यादा कमिटमेंट कर रखा है कि इंडिया स्थिति में नहीं कि ट्रिपल करने का अनाउंसमेंट कर दे। और इंडिया के अलावा चाइना एक दूसरी कंट्री थी जिसने ऐसा नहीं कहा कि वो इसको ट्रिपल करेंगे। और चाइना में अभी दुनिया की सर्वाधिक
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। इंडिया से भी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कहीं है तो वो चाइना में है। और इंडिया और चाइना दोनों ने नहीं कहा कि वो अपनी एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करेंगे, क्योंकि उन्हें ये डर है कि ऑलरेडी हमने इतना कर रखा है इन्वेस्टमेंट, अब कहाँ से करोगे भाई। और इसका मेंशन जो था असल में G20 के टाइम में ही हो गया था कि ऐसा कुछ करेंगे। तो ये जो है ये असल में कमिटमेंट है, ग्लोबल रिन्यूएबल्स एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। ये क्या है, तो ये कमिटमेंट है कि हम दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करेंगे, 3 गुना बढ़ा देंगे और 11,000 गीगावाट तक ले जाएंगे, जिससे दुनिया की जो ग्लोबल एनर्जी की एफिशिएंसी है इंप्रूव हो जाएगी 4% से 2030 तक के लिए। लेकिन इंडिया और चाइना इसका हिस्सा नहीं है, ने अभी तक प्लेज नहीं ली है। कहाँ हो रहा है, किसने प्लेज नहीं ली, याद रखिए 118 देशों ने की है, तो आपको लगा इंडिया ने भी बोला ही होगा, लेकिन इंडिया ने नहीं बोला है, याद रखिए इस चीज़ को। ठीक, अगला आर्टिकल 2023 यूएन पीस कीपिंग मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन एक्रा, घाना। अब पीस कीपिंग मिशन कहाँ पर हुआ, एक्रा में। एक्रा जगह कहाँ लोकेटेड है, तो घाना में। अब घाना मुझे बताइए किस रीजन में पड़ता है। घाना ईस्ट अफ्रीका में है, सेंट्रल अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में, कहाँ पर है, नॉर्दर्न अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में है, किस वो एक रीजनल ग्रुप का पार्ट है, कोई आइडिया है आपको। तो घाना असल में किस रीजन में, पहले ये देखते हैं। घाना आपको ये रहा, कहाँ है घाना, बताइए इस मैप में कहाँ दिख रहा है, घाना दिख रहा है आपको कहीं पर। घाना असल में कंट्री है जो बिल्कुल ही एक क्वाड्रिलेटरल टाइप कंट्री, ये रही आपकी घाना। घाना के आसपास 2 कंट्रीज हैं, एक टोगो और दूसरा कोटा डिवेरा, और साथ में लाइबेरिया है। ये कहाँ पर है, गल्फ ऑफ गिनी के पास। गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पर है। गल्फ ऑफ गिनी के सामने जो कंट्री है वह इक्वेटोरियल गिनी, इसके नीचे आपको गैबॉन है, गैबॉन के नीचे कॉन्गो है, कॉन्गो के नीचे डीआरसी है, डीआरसी के नीचे अंगोला है, ऊपर आप जाओ तो नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, घाना, लिबेरिया। ये एरियाज आपके वेस्टर्न अफ्रीका के रीजन में आप कह सकते हो कि आते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आसपास एक लैंडलॉक कंट्री है, वो है चैड, नाइगर, बुर्किनो फासो, माली, ये आपकी लैंडलॉक कंट्रीज है। तो ये भी याद रखिए कि आसपास कौन सी कंट्रीज लैंडलॉक्ड है, ताकि आपसे अगर पूछा जाए तो आपको आंसर पता हो। इसका कैटेगराइजेशन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपकी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज रीजन वाली, इनको हम कहते हैं सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज, जो यूएन की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। ये सदर्न अफ्रीका हो गया। ये एग्जैक्टली कैटेगराइजेशन याद करनी जरूरी नहीं है, याद रखिए घाना के आसपास कौन सी कंट्रीज है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछे तो आप तैयार हैं। किस जो उनके आसपास सी है, कौन सा इलाका है, तो गल्फ ऑफ गिनी के पास वो इलाका पड़ता है। ये रहा आपका घाना। घाना और जो मोस्टली वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये सब एक ब्लॉक बनाती हैं। इस ब्लॉक का नाम क्या आपको पता है कुछ, इस ब्लॉक का नाम है इकोवॉस। इकोवॉस में कई सारी कंट्रीज हैं, और नाइगर जो यहाँ पर कंट्री है इसमें क्या हुआ था कि एक डिक्टेटरशिप आ गई थी। इसे हटाने के लिए यहाँ जो इकोवॉस कंट्रीज थे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करेंगे, नहीं तो आपको जो आप कू हो जा रहा है, जो हिंसा हो रही है इसके खिलाफ मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इसके विरोध में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो और कोशिश इन्होंने की, पर नाइगर में फिर भी वही सिस्टम रहा। तो अभी जो स्थिति है, अगर मैं आपसे पूछूं इकोवॉस कहाँ पर है, इकोवॉस क्या है, तो इकोवॉस एक रीजनल ग्रुप है, कहाँ पर, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का। इन्होंने किसको अभी सस्पेंड किया, नाइगर को। इकोवॉस में कितने मेंबर हैं, इकोवॉस में 15 मेंबर्स हैं, और नाइगर को लेकर न्यूज़ में रिसेंटली रहा था 2 महीने पहले इलाका। तो ये रहा नाइगर। और आप मुझे बताइए घाना इनमें से कहाँ पर है, कहाँ पर है घाना, सिंपल है बताना वैसे। तो अभी इकोवॉस के 15 मेंबर हैं, जिनमें से कईयों को जो है वो अभी तक वहाँ से सस्पेंड कर दिया जा चुका है, जिसमें माली, बुर्किनो फासो, गिनी को अभी सस्पेंड किया जा चुका है। असल में ये ऐसा रीजन है इकोवॉस का, इकोवॉस का कहना है कि हम एक फ्री मूवमेंट वाला इलाका है, जैसे यूरोपियन यूनियन में आप फ्री घूम सकते हो, वैसे इकोवॉस का रीजन फ्री मूवमेंट का इलाका है, जो बेस करता है अपने आप को डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच के ऊपर। तो उनका कहना है जो भी कॉन्फ्लिक्ट अगर इस रीजन में होगा उसको हम डेमोक्रेसी और फ्री स्पीच के आधार पे सॉल्व करेंगे। तो इकोवॉस कंट्रीज कहाँ लोकेटेड है, वेस्टर्न अफ्रीका में। कितने मेंबर हैं, 15। अभी हालांकि इनमें से 4 मेंबर, 3 मेंबर सस्पेंडेड हैं, माली, बर्किनो फासो और गिनी। नाइजर को लेकर विवाद है। यहाँ पर लैंडलॉक कंट्री कौन कौन है याद रखिएगा, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी कंट्रीज गल्फ ऑफ जो गिनी है इसके साथ बाउंड्री लगती है, साउथ टू ईस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, क्या रेलेवेंस है। अब घाना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री बन के उभर रही है इस रीजन में, जहाँ इंडिया भी व्यापार इनके साथ बढ़ा रहा है। तो घाना में न्यूज़ क्या थी, घाना में कौन सा शहर है, एक्रा। एक्रा में क्या हुआ था, यूएन पीस कीपिंग की मीटिंग हुई थी। कहाँ पर, एक्रा में। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में अगर एक्रा पूछा जाए तो एक्रा कहाँ लोकेटेड है, घाना में। घाना कहाँ है, वेस्टर्न अफ्रीका में। वेस्टर्न अफ्रीका के ट्रेड ग्रुप का क्या नाम है, इकोवॉस।
इकोवॉस कैसे फॉर्म हुआ था? लेगोस ट्रीटी साइन हुई थी, इसके अंतर्गत इकोवॉस फॉर्म हुआ था। कौन सी ट्रीटी? लेगोस ट्रीटी के अंतर्गत इकोवॉस फॉर्म हुआ था, और ये एक रीजनल ग्रुप की तरह काम करता है। लेकिन इसमें विवाद बहुत ज़्यादा है, हालांकि डेमोक्रेसी फ्री स्पीच की बात ये करते हैं, लेकिन आपसी विवाद के चक्कर में वो तो सफल नहीं हो पाते। ये आपने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखते हैं। अब एक संध्यक की बात हो रही है। संध्यक इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया। संध्यक असल में बना कहाँ है? तो कोलकाता में। ठीक है। संध्यक है क्या? संध्यक एक सर्वे वेसल है जिसका काम होता है सीज में जाना और सर्वे करना कहाँ पर क्या लोकेटेड है। और ये जो शिप है ये सौंपा गया, कोलकाता में बना है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा। इतनी सी न्यूज़ थी। तो संध्यक क्या है? तो असल में एक सर्वे वेसल है। ठीक, ये रहा आपका संध्यक सर्वे वेसल जो इंडियन नेवी को सौंपा गया रिसेंटली 4 तारीख को ही। कहाँ बना था ये? तो कोलकाता में। इंडियन शिप है संध्यक, इंडियन सर्वे वेसल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है माउंट मेरापी की। माउंट मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी असल में एक वॉल्केनो जो इरप्ट हुआ है, जिसमें वहाँ पे कुछ लोग हाइक कर रहे थे, 11 लोगों की जानें चली गई। तो ये तबाही कहाँ मची है? वेस्टर्न इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कहाँ लोकेटेड है? तो ये सुमात्रा आइलैंड पे लोकेटेड है। संडे को इसमें विस्फोट हुआ, और इसकी वल्कनिक जो ऑब्वियसली वल्कनो जब इरप्ट करेगा तो क्या होगा? वल्कनो इरप्शन के बाद वहाँ के आसपास के गाँव तक इसका लावा फैल गया, और जो वहाँ पे कई लोग माउंटेन क्लाइंब करने आते थे, हाइकर्स, उनकी मौत हो गई। तो ये बहुत दुखद खबर है। पर हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि वो माउंट मरापी कहाँ लोकेटेड है। तो माउंट मरापी इज़ इन वेस्टर्न इंडोनेशिया। ठीक, अक्सर आपसे वॉल्केनोज के बारे में पूछा जाता है, और आपसे ये भी पूछा जाता है क्या जो वो रीजन है उनमें से कौन से रीजन में आपकी जो एक रिंग ऑफ फायर है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है जोग्राफिकली। क्या आपको याद है वो चीज़ कि रिंग ऑफ फायर जो इस रीजन में वो कहाँ से है? जैसे हमने पहले आइसलैंड में देखा था, वहाँ पर लगभग छोटे मोटे 40-50 अर्थक्वेक्स तो यही हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? कौन रिज पर है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मरापी आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है ये याद कर लीजिए। इंडोनेशिया में क्यों इतने वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं आपको ये पता होना चाहिए जोग्राफिकली। और कहाँ पर वो एग्जैक्टली लोकेटेड है? सुमात्रा आइलैंड में है मरापी। माउंट मरापी जो है वहाँ पर ये हुआ है विस्फोट। तो माउंट मरापी में आपका ये एक विस्फोट हुआ है। कहाँ पर? सुमात्रा के आइलैंड में। माउंट मरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। इट्स नॉट एन आइलैंड, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ माउंटेन है, इसको क्लाइंब करने लोग आते हैं, और यहाँ पे तबाही हुई है। तो ये आप समझ गए कहाँ पर है? माउंट मरापी। अब ये देखिए माउंट मरापी की लोकेशन का यहाँ सुमात्रा आइलैंड पे लगभग 2911 मीटर ऊंचा एक माउंटेन है जहाँ पर तबाही मची। ये रहा आपका क्या है? ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अभी हमने डिस्कस किया था। ऊपर से मलेशिया है, नीचे यहाँ पर सिंगापुर है। ये रहा आपका इंडोनेशिया। इधर ईस्ट तिमोर है, और यहाँ पर 10 कंट्रीज जो है वो बनाती हैं कौन सा रीजनल ट्रेड ग्रुप? आसियान। आसियान की 10 कंट्रीज कौन कौन सी है मुझे बताइए, आपको याद होनी चाहिए, बार बार न्यूज़ में रहती है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं। चाइना का एक BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके अंदर चाइना दुनिया में अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है, स्पेसिफिकली ट्रेड को लेकर। चाइना की लगातार कोशिश है कि ट्रेड में वो इतना दबदबा दुनिया में बना ले और इतने सारे कनेक्टिविटी रूट्स डेवलप कर ले कि सारे देश निर्भर हो जाए चाइना के ऊपर। इसके लिए चाइना ने कई सारे सस्ते लोन लिए, और जब लोन कंट्रीज चुका नहीं पाई तो उनके उन इलाकों पे अपने या तो कब्जे कर लिए या फिर वहाँ पर हमने बेस बना लिए। और इसी को हम कहते हैं क्या? चेकबुक डिप्लोमेसी या फिर डेट ट्रैप। चाइना का डेट ट्रैप, यानी आप चाइना से उधार लोगे कि भाई मैं एक नया घर बनाना चाहता हूँ। चाइना कहेगा कितने बिल्डिंग मंजिल के बना रहे हो? 2 मंजिला इमारत बनाऊंगा। कितनी नहीं, ये पैसा लो और 15 मंजिला इमारत बनाओ, बाकी को रेंट पे लगा देना, हम आपको 15 करोड़ रुपए उधार दे रहे हैं। या आपको आपने मानो 20-25 लाख में घर बनाना था, वो 50 करोड़ रुपए लो, 10 मंजिली इमारत बनाओ, रेंट पे लगाना, मॉल खोलना, खूब चलेगा, पैसे मिलेंगे, बाद में हमें इंटरेस्ट पे कर देना। एक फ्लोर तुम्हारा, बाकी भी तुम्हारा ही, एक में तुम्हारा घर हो गया। आप सोचोगे बहुत अच्छी बात है, हमने पैसे लेके फ्लोर खड़े कर दिए। ये सोचा नहीं कि जहाँ बिल्डिंग खड़े कर रहे हो वहाँ मार्केट है भी कि नहीं, वहाँ लोग उतना रेंट अफोर्ड कर भी सकते हैं, यानी वहाँ पर कोई रेंट पे रहने आता है कि नहीं। आपने बिल्डिंग बना ली, पैसे मिल गए, सस्ते लोन में खड़े कर लिए, लेकिन वो फीजिबल नहीं है, वायबल नहीं है। तो ना वहाँ कभी किराएदार आएंगे किराए लेने के लिए, ना वहाँ मॉल खुलेगी क्योंकि वहाँ खरीदार नहीं है। और जो आपके पास एक घर था, आपको रहने के लिए थोड़ा ठीक ठाक तो मिला, लेकिन अब आप उसका रेंट ही नहीं पे कर पा रहे हो, उसको इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पा रहे हो। तो चाइना कुछ टाइम बाद आएगा, कहेगा भाई एग्रीमेंट के तहत हमें इंटरेस्ट चाहिए जो आपने दिया नहीं, तो आपकी पूरी बिल्डिंग अब हमारी हुई। तो नहीं ऐसा मत करिए, तो अन्याय हो जाएगा, आप पुलिस के पास पहुंच जाओगे, हमको फंसा दिया। इसलिए चाइना कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम आपसे नहीं ले रहे, हम अपने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको हमने ये बिल्डिंग रेंट पे दी है, वो आकर यहाँ पर दुकानें खोलेंगे, क्योंकि आप तो रेंट कमा नहीं पा रहे, तो हम रेंट रिकवर इस तरह से करेंगे। असल में जो किराएदार आएंगे वो
कोई बिजनेसमैन नहीं है, उसी के रिश्तेदार हैं जिन्होंने आके इस पूरी बिल्डिंग में अपना घर बसा लिया है। और इस तरह वो बिल्डिंग भी उनकी हो गई, वो ज़मीन भी ऑलमोस्ट उनकी हो गई। आप अपने ही बिल्डिंग में आप किराए पे रह रहे हो एक तरह से अपने घर में। तो ये कहानी है, कुछ इसी तरह चाइना देशों के साथ करता है, छोटे देशों के साथ, उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बेचकर। तो ये है BRI की स्ट्रैटेजी, जिसे कहते हैं डेट ट्रैप, डेट के ट्रैप में फंसा लेना। और इसे चेकबुक डिप्लोमेसी भी कहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा, चेक फाड़ के दे दो कि भाई ये लो 1 करोड़ रुपए, ये काम कर दो। इन्होंने इसको एक्सपेंड किया था कि वो यूरोप पे भी अपना पैर और जमा रहे थे, कि उनको और ज़्यादा अपना गुड्स एक्सपोर्ट करने थे, अपने मार्केट को स्टेबलाइज करना था। और यूरोप की एक जो सबसे पुरानी और पावरफुल कंट्री थी वो थी इटली। और इटली G7 की भी मेंबर है, जो अमेरिका के सबसे करीबी देशों में से एक है। लेकिन जैसे ही जॉर्जिया मेलोनी आई थी, उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि इटली ने गलती की है BRI को ज्वाइन करके, और एक कंट्री जो G7 की मेंबर है, EU की मेंबर है, वो BRI ज्वाइन कर रही है अमेरिका की दोस्त होते हुए, तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो अब इन्होंने फॉर्मली BRI से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। BRI शुरू किसके द्वारा किया गया था? जी जिनपिंग के द्वारा 2013 में स्टार्ट किया गया था। इसको अब लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो BRI एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने BRI में करी है। लेकिन इटली बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि इटली इनको एक स्ट्रॉन्ग रूट देता था कि वो एक पुरानी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी अपने संबंध बेहतर करते जा रहे हैं। और प्लस इन्होंने इटली के लोगों को वीज़ा फ्री एंट्री दी थी चाइना में। एक रेयर कंट्री है यूरोप की जिसको वीज़ा फ्री एंट्री वहाँ के सिटीजन्स को मिल रही थी चाइना में। लेकिन मेलोनी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये देखते हुए कि ये डेट ट्रैप को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके बाद ये हुआ है कि कई देशों के कान खड़े हो गए कि भाई ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी ग्रीस में और इटली के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा था चाइना अपना यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन बात यह है कि इटली ऑलरेडी G7 के मेंबर है, जिसने BRI को चैलेंज करने के लिए एक और प्रोजेक्ट खड़ा किया, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जिसके तहत पूरी दुनिया में वो रोड बनाना चाह रहा है, सी रूट बनाना चाह रहा है, एरियाज को कनेक्ट करना चाह रहा है। इसके खिलाफ ऑलरेडी G7 जो ग्रुप था, G7 ने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड B3W से कहते हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये G7 का इनिशिएटिव था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दुनिया में ग्रीन कॉरिडोर डेवलप करेंगे जो कि ट्रांसपेरेंट होंगे। चाइना जब भी लोन BRI के अंदर देता है, इनके वर्कर ही आके रोड बनाते हैं, और जो एग्रीमेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा ओपेक होते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड शुरू करेंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो है उसने एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया, EU ने भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है, ग्लोबल गेटवे, जहां उन्होंने कहा हम भाई $300 बिलियन निवेश करेंगे अगले कुछ सालों में दुनिया भर में। 300 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे ताकि दुनिया में कनेक्टिविटी बढ़े, एजुकेशन बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो ग्लोबल गेटवे और आपका जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता था, जो ये G7 का है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। और ग्लोबल गेटवे किसका है? ग्लोबल गेटवे है किसका? ग्लोबल गेटवे है EU का। तो ये लोग मिलकर काम कर रहे थे कि भाई सॉल्यूशन किया जाएगा इन चीज़ों का और कंपीट किया जाएगा चाइना के साथ। और उसमें उनमें एक इंपॉर्टेंट कंट्री जो है वो अगर BRI का ही पार्ट रहेगी तो दिखाता है कि ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस प्लान को बाद में इटली ने अपने आप को इससे पीछे खींच लिया। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, आप देख सकते हैं कि इंडिया कल को चाहे तो जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है और जो ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव है, इसका इस्तेमाल करते हुए, फंडिंग का यूज़ करते हुए अपने इनिशिएटिव्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इंडिया ने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किया हुआ है और बाकी इन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई हुई है, जिसको पुश इंडिया आगे कर सकता है। फिर आगे न्यूज़ अब देखते हैं। एक वार्निंग सबके लिए आई है कि क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके तहत बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो जो स्टॉर्म फ्लड वगैरह इसकी गिनती बढ़ती ही जा रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ग्लोबल एफर्ट करें कि एक वार्निंग सिस्टम डेवलप हो पाए अर्थ के लिए बाय 2027 तक, जिससे कि अगर हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना पाते हैं, चाहे अर्थक्वेक या साइक्लोन की बात करें, तो हम बेहतर स्थिति में हो पाएंगे इन चीज़ों से लड़ने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया और दुनिया भर के देशों को डेवलप करने की ज़रूरत है, ये UN के द्वारा बोला गया। अब एक चीज़ और, गयाना और वेनेजुएला, इनके बीच में एक जंग सी छिड़ गई है। कहाँ पर है कंट्रीज़, मैप में देखते हैं पहले। ये रहा गयाना और ये वेनेजुएला। अब एक इलाका है गयाना और वेनेजुएला पर जहाँ पर बहुत तबाही मची हुई है, उसका नाम है एसेक्विबो। अब एसेक्विबो एक इलाका है जिसको लेकर वेनेजुएला लगातार क्लेम करता रहता है कि हमारा इलाका है। असल में है वो जो गयाना का पार्ट अभी वेनेजुएला ने, लेकिन अब इसके ऊपर कहा कि हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे और ये हमारा इलाका है। तो इलाके का नाम क्या है? एसेक्विबो। गयाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, गयाना में बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं और वेनेजुएला लगातार उसके ऊपर कब्जा करने की बात कर रहा है।
एसेक्विबो रीजन के ऊपर। एसेक्विबो एक रिवर का भी नाम है, इस नाम की एक रिवर भी वहाँ बहती है। तो एसेक्विबो पर कब्जा करने की बात इसलिए की जा रही है कि ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत सारा ऑयल है और जहाँ बहुत सारा मिनरल है, गोल्ड, कॉपर, आयरन ओर वगैरह। तो लगातार वो क्लेम कर रहे हैं। अब कहानी कहाँ से आती है? कहानी ये आती है कि एसेक्विबो पहले, बहुत पहले 1800 के आसपास ये वेनेजुला का पार्ट था। फिर जब इसके ऊपर कब्जा किया गया ब्रिटेन का, तो वेनेजुला उनके हाथ आ गया। और फिर वो उन्होंने, जब गयाना आज़ाद हुआ अराउंड 1900 के आसपास, तो गयाना को एसेक्विबो दिया गया। और अभी एसेक्विबो जो है वो गयाना का 2/3 हिस्सा इसी से बनता है। और लगभग 1,25,000 लोग जो है उनके वहीं यहीं रहते हैं इसी रीजन में। तो इसीलिए यहाँ गयाना का लगभग इतनी बड़ा प्रोपोर्शन यहाँ रहता है। गयाना की डिपेंडेंस रीजन में बहुत ज़्यादा है। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो गयाना के क्रिकेटर्स भी बहुत सारे इंडिया में आके खेलते थे और IPL वगैरह खेलते। तो गयाना का ये आधा रीजन लगभग क्लेम कर रहा है वेनेजुला। अब ये जो जंग की स्थिति है किस चीज़ को लेकर है? क्योंकि यहाँ रीजन में एसेक्विबो में क्या है, बहुत सारा ऑयल और रिसोर्सेज है। इंडिया के लिए क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि इंडिया के लिए एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज हैं, जहाँ बहुत सारे इंडियन ऑरिजिन के लोग रहते हैं। और गयाना के आसपास जो कई सारी कंपनी है जो एक्सप्लोरेशन करना चाहती है, अब यहाँ पर और एक्सप्लोरेशन बढ़ाना चाहती है गयाना। और इसी को लेकर वेनेजुला का विवाद है कि वो ऐसा करने नहीं दे सकते। और अभी वेनेजुला दुनिया का सर्वाधिक सबसे बड़ा पर कैपिटा क्रूड प्रोड्यूसर है। लेकिन वेनेजुला के ऊपर क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए थे, इसीलिए वेनेजुला ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट कर नहीं पाता। लेकिन वेनेजुला जानता है कि भविष्य में अगर उन्हें और बड़ी इकोनॉमी बननी है तो उनको जहाँ भी ऑयल मिल रहा है उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो एसेक्विबो के इलाके के ऊपर वो कब्जा जमाना चाहते हैं। कहाँ है ये चीज़? तो ये रहा आपको साउथ अमेरिका में यहाँ लोकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर ये कब्जे की कहानी है। आसपास क्या है? तो स्ट्राबोर एक ब्लॉक ऑयल एरिया है जिसको वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस होता है, इसलिए एरिया बहुत रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा इसके लिए तबाही मचती है इसके ऊपर कैप्चर करने के लिए। तो ये आप समझ गए एसेक्विबो कहाँ है, रिवर कहाँ पर है, किन के बीच में विवाद है? वेनेजुला और गयाना के बीच में। पहले वेनेजुला का पार्ट था 1800 के आसपास, इस पे के ऊपर कब्जा हो गया ब्रिटेन का। उसके बाद ब्रिटेन ने जब गयाना को अलग किया तो वहाँ उनको ये एरिया दे दिया गया। तो इसीलिए ये डिस्प्यूट लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि इस रीजन में अराउंड 60-70% जो है वो ऑयल से इस एरिया में ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। और वेनेजुला ने पूरा का पूरा एसेक्विबो कब्जा किया है। जब तक ये रिवर है, ये रीजन की ईस्ट में सारा इनका हिस्सा है, यानी ये रिवर जो है, इस रिवर के ईस्ट में पूरा का पूरा वेनेजुला का है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। अब आधा ही देश मांग रहे एक तरह से गयाना से, तो गयाना तो परेशान हो जाएगा इससे, इसलिए यहाँ विवाद और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये था ये टॉपिक। म्यांमार के साथ भारत के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गोल्डन क्रेसेंट कहाँ पर है, गोल्डन ट्राइंगल कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बाय दिस एंड ऑफ दिस वीडियो आप वो सब इस मैप पे लोकेट कर पाएंगे और जो जगह न्यूज़ में है वो सब आपको याद हो जाएंगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन OIC से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट endeavors to safeguard and protect the interests of the Muslim world in the spirit of promoting international peace. Its permanent secretariat is in Jeddah. The Islamic Development Bank was established to direct finances for the economic and social developments of members in accordance with the principle of Sharia. कौन सा इनकरेक्ट है with reference to OIC, Organization of Islamic Countries? पहला सवाल, OIC में कितने मेंबर्स हैं पता है? कहाँ लोकेटेड है, सेक्रेटेरिएट कहाँ है? नहीं पता तो खैर वो पढ़ेंगे ही, पर ये क्वेश्चन आप देखिए, आंसर करने की कोशिश करिए, आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। और याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनकरेक्ट। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ फंस जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए करेक्ट इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कुछ और पूछा जा रहा है। यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द टेरिटरीज बॉर्डर द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्रीज पूछी जा रही है, लोकेशंस पूछी जा रही है। आमतौर पर आप कंट्रीज याद कर लेते हो, पर अक्सर जो प्लेसेस होती है न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा, जैसे गाजा स्ट्रिप हो गई, वेस्ट बैंक हो गया, ये पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने इस चीज़ को डिटेल में हफ्ते दर हफ्ते पढ़ा है। आई होप आप इसका सही आंसर इनमें से चूज करके दे पाएंगे। मॉरिशस से आपने डोडो के बारे में सुना है? ये परेशान सा आपको जीव दिख रहा है, इसे कहते हैं डोडो। ये एक बर्ड थी जो एक्सटिंक्ट हो गई है। डोडो इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड, यानी इसे कीवी होती है जो उड़ नहीं सकती, तो इट इज फ्लाइटलेस। ये असल में क्या हुआ है, एक्सटिंक्ट हो गई है दुनिया से। लेकिन साइंटिस्ट एक ऐसा तैयारी करने की इस बर्ड को दोबारा मॉरिशस में रिहेबिलिटेट किया जाएगा, इसको दोबारा पहले तो लाया जाएगा एग्जिस्टेंस में और इसको मॉरिशस के वाइल्ड में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये होगा कैसे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो याद रखिए, अगर आपको याद करना है हम किस बर्ड की बात कर रहे हैं जिसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, तो उसका नाम है डोडो। कहते हैं स्माइल एज डेड एज अ डोडो, यानी ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे हंसी नहीं है चेहरे पर। और देखिए इस चिड़िया के चेहरे पर भी हंसी नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसी बर्ड के एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें तो ग्लोबली काफी ज्यादा प्रचलित है इसका एक्सटिंक्शन। ये है डोडो द बर्ड। कहाँ मिलती है? मॉरिशस में।
तो बात क्या चली है, साइंटिस्ट बात करें इसको दोबारा मॉरिशस में लाने की टेक्निक के थ्रू। ये पहले आइलैंड मॉरिशस में ही एक हैबिटेट हुआ करता था इसका। और कहां पर है जरा ये देखिए मॉरिशस। मॉरिशस आपको यहां मेडागास्कर के साइड में दिखाई देगा। देखिए वर्ल्ड मैप में सिंपल चीजें हैं, कुछ जगह याद करनी बाकी देशों की तुलना में आसान होती है अगर आप मैप को पढ़ रहे हो तो। आपको पता है इंडिया कहां पर है? इंडिया के बाद पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, साइड में ईरान है, ईरान के साइड में इराक है। ये आपको इजीली याद हो जाएगा इराक तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अफ्रीका के देश याद करना तो मुश्किल है, लेकिन अफ्रीका के टूटा हुआ टुकड़ा जो है ये मेडागास्कर है। मेडागास्कर के जस्ट राइट साइड में आपको मॉरिशस का आइलैंड है, और ये जो सींग है नीचे ना, ये है साउथ अफ्रीका। और यहां एक कंट्री है, क्या आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है। ये जो छोटा सा आपको आइलैंड सा दिख रहा है, ये साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जो चारों तरफ से घिरी हुई है, साउथ अफ्रीका के लैंड के अंदर ही। मतलब इंडिया के अंदर कोई देश बना दो कुछ ऐसा ही है। आपको पता है इस देश का नाम क्या है जो साउथ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है? मुझे अब बताइए कमेंट सेक्शन में क्या नाम हो सकता है इस देश का। क्या आप गेस कर सकते हैं कोई ऐसी कंट्री जो साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है? मुझे उम्मीद है आपको शायद पता हो, नहीं पता तो बता देता हूं। ये कंट्री है लेसोथो। लेसोथो पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका के अंदर स्टैब्लिश्ड है। चारों तरफ इसकी सीमा साउथ अफ्रीका से लगती है। ठीक ऐसी दुनिया में और दो कंट्रीज हैं, एक वेटिकन सिटी और एक सैन मैरिन। ये तीन कंट्रीज है दुनिया की जो किसी और देश के अंदर स्टैब्लिश्ड है। मतलब तीनों बाउंड्री चारों तरफ से एक ही देश से घिरी हुई है, एक देश के भूभाग के अंदर ही वो अलग देश है। तो ये लेसोथो जो कहाँ है? अफ्रीका में। तो नीचे साउथ अफ्रीका है, यहाँ मेडागास्कर है, और ऊपर देखो ये है सींग जो आपको दिख रही है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं वो होती हैं सोमालिया, ऊपर आपका जिबूटी, ये आपको याद करना जरूरी है, और इधर है सऊदी अरेबिया, यमन। इस तरह याद करिए तो आपको चीजें आसानी से याद रहेंगी। अब जो डिस्टिंक्ट लोकेशन है, मेडागास्कर याद हो गई तो उससे आप याद कर सकते हैं। इधर मॉरिशस है, नीचे साउथ अफ्रीका है, इधर सोमालिया है, ऊपर आपका इरिशिया है, इथोपिया है, यहाँ पर इजिप्ट है जहाँ से सुएज कनाल बहती है, ऊपर मेडिटेरेनियन सी है। इस तरह आप याद करेंगे तो आपको चीजें बेहतर याद रहेंगी। जो एक डिस्टिंक्ट प्लेस है उसको पहले याद करने की कोशिश करिए। तो मेडागास्कर के साइड में मॉरिशस है, और मॉरिशस कहाँ पर लोकेटेड है? इंडियन ओशन में। मॉरिशस में बहुत सारी इंडियन डायस्पोरा की पॉपुलेशन है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने लगातार कोशिश की थी कि मॉरिशस के साथ संबंधों को और बढ़ावा दिया जाए, और भारत लगातार कोशिशें कर भी रहा है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में, इंडियन ओशन के आसपास, इंडिया की नेवी सागर इनिशिएटिव पे काम करती है। भारत सरकार का इनिशिएटिव है सागर। फुल फॉर्म पता है सागर की आपको? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत का कहना है कि इंडिया वांट्स टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि कोई जंग किसी से करेगा तो भारत उसे बचाने आ जाएगा। इसका मतलब ये जो सी का एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत सारा ट्रेड होता है, एक तो इस रूट से, और मेजरली ये रूट जो है सुएज कनाल यहाँ पर है, मेडिटेरेनियन से मेजर रूट्स होते हैं। तो इन रूट्स पे बहुत ज़्यादा सी पायरेसी होती है, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी होती है जो इस रीजन की सभी कंट्रीज़ को नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ पर सी के अंदर अगर एक्सप्लोर किया जाए तो बहुत से मिनरल्स मिलने के चांस है। तो ये जो लिटोरल कंट्रीज़ हैं, इन्हें कहते हैं लिटोरल कंट्रीज़। जो छोटी मोटी कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं समुद्र में घिरी हुई इंडियन ओशन के आसपास, इनके साथ भारत और संबंध बनाने की लगातार कोशिश करता है। फिपिक के बारे में हमने पढ़ा था, फोरम ऑफ इंडिया इंडो पैसिफिक एंड इंडिया एंड इंडो पैसिफिक कंट्री, जिसके तहत हम इनके साथ और व्यापार और ग्रोथ करने की कोशिश करें। उनमें से एक देश है मॉरिशस। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडियन ओशन को लेकर इंडिया की क्या पॉलिसी है, तो इंडिया वांट्स टू बी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सागर इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। हम चाइना के सिल्क रूट के बदले में पहले हमारा मौसम प्रोजेक्ट लेके आए थे, अब सागर इनिशिएटिव लेके आए हैं, और लगातार हम जो फिपिक का फॉर्मेशन हुआ जिसके साथ हम पैसिफिक की कंट्रीज के साथ, इंडो पैसिफिक की कंट्रीज के साथ और व्यापार और रिलेशंस बढ़ाने की बात करते हैं। मॉरिशस कहाँ है पता लग गया। अगला क्वेश्चन आता है गुजरात का। गुजरात में चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। अब गुजरात का मैप तो आपको पता होना चाहिए, भारत के नक्शे में ये रहा गुजरात। सबसे आसान गुजरात को पहचानना होता है। गुजरात में क्या आने वाले हैं? चीता। चीता इससे पहले कहाँ आए थे? कूनो में, और कूनो में बेचारे चीताओं की मौत हो गई। वो ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अब मुझे बताइए चीता आए कहाँ से थे? नामीबिया से आए थे या ईरान से आए थे? एशिया में चीताज एक ही जगह मिलते हैं, ईरान में। तो जो चीताज यहाँ कूनो में आए थे वो आए थे नामीबिया से। यानी नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका में है। इसमें आप मुझे बता सकते हैं नामीबिया कहाँ पर है? क्या आपको दिख रहा है इसमें कहीं नामीबिया का नाम कहीं पर हो? तो नामीबिया ये रहा, यहाँ नामीबिया है, साउथ अफ्रीका के ठीक ऊपर। तो नामीबिया से टाइगर्स आए थे इंडिया में, चीता सॉरी, और चीता स्टैब्लिश ज़्यादा उतने रह नहीं पाए। अब बात चल रही है कि गुजरात फॉरेस्ट और वहाँ के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो एक चीताज की पॉपुलेशन बनाना चाहते हैं। कहाँ पर? ग्रासलैंड में। वहाँ पर कौन सा ग्रासलैंड है? बनी ग्रासलैंड या बन्नी ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड कहाँ सिचुएटेड है आपको ये पता होना चाहिए पहली बात, कि बन्नी कहाँ पर है? तो गुजरात में है। और इस ग्रासलैंड की खास बात यह है कि कुछ हद तक ये आपको अफ्रीकन जो ग्रासलैंड होते हैं वैसी जगह की तरह दिखता है। तो जो शायद चीता का हैबिटेट यहाँ पर स्टैब्लिश करना कंपैरेटिवली बेहतर हो कूनो के मुकाबले, और इसीलिए कोशिश की जाएगी कि अब चीता को
बन्नी में री इंट्रोड्यूस किया जाए। तो बन्नी कहां पर है? बन्नी ग्रासलैंड है जो कहां पर है? यह है किस एरिया में? गुजरात में। इससे पहले कहां स्थापित किया गया? कून नेशनल पार्क में। ये कहां है? मध्य प्रदेश में। चीतास लाए गए थे अफ्रीका से, अब उनको बानी ग्रासलैंड में भी कुछ को डालने की कोशिश की जाएगी। गुजरात की खास बात यह है, गुजरात इकलौता ऐसा देश है या इकलौता ऐसा इलाका है पूरी दुनिया में जहां पर एशिया में लायन बचे हैं। लायंस, एशियाटिक लायन सिर्फ एक जगह मिलते हैं दुनिया में, वो है गिरनार फॉरेस्ट, गिर में। गिर के लायंस कहां है? गिर कहां पर है? तो गुजरात में। और अब वहां पर कोशिश है चीतास को भी रिस्टैब्लिश करने की। कहां पर? तो बन्नी ग्रासलैंड में। अगला टॉपिक जो हमारा है वो बात करता है ओआईसी के बारे में। इंडिया की जो आर्टिकल 370 जो कश्मीर को विशेष स्टेटस प्रोवाइड करता था, उसको 2019 में इंडिया ने खत्म कर दिया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जहां कहा गया कि 370 का हटना एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस आए, पाकिस्तान से आए, जो उम्मीद थी, लेकिन ओआईसी ने भी कुछ बोला। तो इसके बारे में इंडिया ने कहा है कि जो जजमेंट, जो स्टेटमेंट आई है ओआईसी से, वो गलत है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इंडिया के अपने राज्य के बारे में, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में है और ओआईसी के पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो इसमें बोल सके। क्योंकि उनके सेक्रेटरीट ने बोला था कि ये जो उनका बोलना है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन की बात करते हैं, ये सब गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि ऑलरेडी ओआईसी के कई मेंबर्स, जैसे पाकिस्तान खुद परमानेंट वायलेटर है इस तरह की चीज़ों के। यहाँ इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि ओआईसी है क्या। तो ओआईसी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। दुनिया की जो मेजर मुस्लिम कंट्रीज है उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था। कब? तो 1969 में, और ओआईसी बन के खड़ा हुआ था। इंडिया के आसपास कई कंट्रीज हैं जो ओआईसी के मेंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और इधर आ जाओ राइट साइड में तो आपको दिखेगा यहाँ बांग्लादेश भी ओआईसी का पार्ट है। इंडिया ने कोशिश की थी ओआईसी की मेंबरशिप की, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी भी मेजरली दुनिया की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें एक टाइम में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में ही हुआ करती थी, लेकिन ओआईसी में इंडिया की मेंबरशिप रिजेक्ट हो गई क्योंकि इंडिया में मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी। तो ओआईसी 1969 में फाउंड किया गया। वर्तमान में इसमें 57 मेंबर्स है। जब इनिशियली शुरू हुआ था तो उसमें 30 मेंबर्स थे और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है? तो जेदा में है। जेदा कहाँ? सऊदी अरेबिया में। तो की बॉडीज की कई सारे हैं, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, जनरल सेक्रेटेरिएट, इस्लामिक समिट, अल quds कमेटी। और अगर आप देखें इसके 57 मेंबर स्टेट्स को तो कई सारी कंट्रीज में, मोजाम्बिक से लेकर अल्जीरिया, अजरबैजान, पाकिस्तान, इजिप्ट, तो एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है कंट्रीज का। लेकिन ये उतनी सफल नहीं हो पाती। पता है क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्रीज है कि इनके खुद के विवाद है। अब जैसे बांग्लादेश, ठीक है, एक कंट्री है जिसका विवाद सबसे बड़ा किससे है? तो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान भी इसकी मेंबर है। अब यहाँ देख रहे हो पैलेस्टाइन यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, सऊदी अरबिया है। अब सऊदी अरबिया है तो दिक्कत ये ईरान भी है, और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। तो इस तरह की कई और दुश्मनी इन कंट्रीज के बीच में भी है जो यहाँ पर है। इसलिए ओआईसी उतनी सफल नहीं हो पाई। स्टेटमेंट देने के अलावा ओआईसी कुछ करती नहीं है। पर हमें पता होना चाहिए ओआईसी क्या है, ओआईसी की लोकेशंस क्या है और कहाँ वो सिचुएटेड है। आपको पता लग गया कि जेडा उसका सही आंसर था जो हमने ऑप्शन देखा था सेक्रेटेरिएट के पास। अब ओआईसी पे लगातार कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट आई है जो बहुत ही दुखद है और हमने उसका लगातार विरोध भी किया है कि ओआईसी ऐसी स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है और उसे ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है म्यांमार के बारे में। रीसेंट न्यूज के हिसाब से म्यांमार दुनिया की सबसे बड़ा ओपीएम प्रोड्यूसर बन चुका है, यानी अफीम का सर्वाधिक उत्पादक कौन बन गया है? म्यांमार। अब ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, नहीं। असल में जो ओपीएम उगाया जाता है उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है इलिसिट और एक होता है लीगल। इलिसिट ट्रेड मतलब जो गैर कानूनी होता है। जो लीगल ट्रेड रूट होता है उसके अंदर जो ओपीएम होता है, अफीम, उसका इस्तेमाल किया जाता है दवाइयाँ बनाने में, मॉर्फिन बनाने में, जिसका इस्तेमाल पेन रिलीवर की तरह किया जाता है। कई जगह कई दवाइयों में इस्तेमाल होता है। भारत दुनिया का एक टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है जहां इस तरह का लीगल वे में अफीम का उत्पादन होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इलिसिट ट्रेड में और इलिसिट ग्रोथ ऑफ अफीम में इंडिया के आसपास के दो रीजन है जहां बहुत सारा अफीम उपजता है और उसका बहुत ज्यादा स्मगलिंग दुनिया भर में की जाती है, जो भारत के लिए दिक्कत का सबब है। क्योंकि देखिए जाए, नॉर्मली क्या था कि जब हम अफीम की बात करते थे तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपीएम हमेशा हुआ करता था अफगानिस्तान। अभी तालिबान के आने के बाद वहां पर अफीम की खेती घटी है, 95% तक घटी है। तो उसके बाद अभी जो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है वो बन चुका है म्यांमार, जहां पर इसका इस्तेमाल अब जो वहां की जैसे मिलिट्री रूल हो गई या वहां पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने फंड करने के लिए अपने वॉर्स को। इसको बेचकर बहुत पैसे मिलते हैं। तो जो ग्लोबल सप्लाई है अब अफगानिस्तान से शिफ्ट होकर म्यांमार में चला गया, जहां से सारा अफीम आता जाता था। अब जब तक ये मामला अफगानिस्तान तक था तो भारत से सीधी सीधी सीमा नहीं लगती है, लेकिन म्यांमार तो इंडिया के पड़ोस में दिक्कतें और बढ़ाएगा। तो जब अफीम का व्यापार होता है उसमें दो चीजें कही जाती है, एक होता है गोल्डन क्रेसेंट और एक होता है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रेसेंट मतलब हो गया चांद,
और ये चांद 3 देशों से गुजरता है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये 3 कंट्रीज हैं गोल्डन क्रेसेंट का पार्ट, जहां बहुत मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है और अफीम की ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल ट्रेडिंग। और एक होता है गोल्डन ट्रायंगल, ये इंडिया के ईस्टर्न साइड में है। ईस्टर्न साइड में गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्री है? म्यांमार, लाओस एंड थाईलैंड। ये 3 कंट्रीज आपकी गोल्डन ट्रायंगल में आ गई, जहां सर्वाधिक आपका उत्पादन होता है अफीम का। अब अफीम का उत्पादन जहां जहां होगा वहां दिक्कत यह कि भारत कि दोनों ही सीमाओं के पास ये उत्पादन हो रहा है, तो इसलिए आपको दिखेगा जो भी भारत के सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे अफीम का बहुत ज़्यादा लत या फिर अफीम की रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे पाकिस्तान से लगता बॉर्डर हमारा कौन सा है? पंजाब का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैबिटेशन है, लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी दिक्कत ड्रग्स की प्रॉब्लम्स की आ गई है। ठीक उसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि म्यांमार के साथ ट्रैफिकिंग वहाँ होती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत को अपनी बॉर्डर को सिक्योर करना। जब तक भारत के म्यांमार से संबंध बहुत खराब थे तो भारत के साथ बड़ी दिक्कत थी। अब क्योंकि संबंध भारत म्यांमार के थोड़े बेहतर रहे पिछले कुछ सालों में, तो ऑपरेशन सनराइज की बात कर लें, जिसके तहत जो मिलिटेंट्स थे उसको बॉर्डर से हटाया गया या फिर अफीम की ट्रेडिंग पर कुछ हद तक कंट्रोल किया गया। अब और ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया म्यांमार की सीमाओं पर अपनी नज़र पैनी रखे और किसी भी तरह से ऐसी इलिसिट मूवमेंट ऑफ जो अफीम है या ओपीएम है वो रोकी जाए। अदरवाइज भारत के नॉर्थ ईस्ट में और पूर्वोत्तर में समस्या बहुत बड़ी है ड्रग्स की, ये एडिक्शन की, और ये और ना बढ़ जाए। और यहीं के थ्रू ही दुनिया भर में व्यापार होता है। यहाँ से अफीम उत्पादन होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान या म्यांमार से, और सारा अफीम जाता है कहाँ? तो मैक्सिको की लैब्स में, जहाँ वो बनती तैयार होती है केमिकल फॉर्म में, और फिर वहाँ से अमेरिका, यूरोप उनको वापस भेजा जाता है और व्यापार करने के लिए उनका। तो ये कहानी है म्यांमार की, और इससे जुड़े हुए अफीम के व्यापार की जो होती रहती है दुनिया भर में, उसको रोकना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो ये एंगल बहुत ज़रूरी है लिखना। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये जो 2 इलिसिट अफीम के ट्रेड जोन है, इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। इसके अलावा म्यांमार के साथ इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता है। जैसे इंडिया म्यांमार के बीच में एक फेमस कौन सा हुआ था? कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। जो मल्टी मोडाल का मतलब होता है, इसमें कुछ हद तक आपकी शिप्स नदी से जाती है, फिर समुद्र का रूट है, फिर यहाँ से आप रेलवे लाइन या रोड का सहारा ले सकते हैं। तो क्या है, कलकत्ता को ऐजवाल यानी मिजोरम से कनेक्ट करने का एक रूट है। आमतौर पे अगर आप कलकत्ता से ऐजवाल जाना चाहें तो आपको नॉर्थ ईस्ट से घूम के आना पड़ेगा, बहुत लंबा रूट पड़ेगा। ये एक शॉर्ट रूट है, जहाँ आप पहले कोलकाता से आते हैं अपने सी के पोर्ट से और कालादान नदी के ऊपर, फिर आपका एक रूट बनता है और यहाँ से आप रोड के थ्रू या रेलवे लाइन के थ्रू ऐजवाल तक पहुँच सकते हैं। तो इस रूट के अंदर 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम यूज़ किया गया। कालादान रिवर के नाम पर इसको दिया गया कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट। इसके लिए पहले कलकत्ता से सेतुवे पोर्ट को शिप जाएगा, फिर वहाँ से रिवर से होते हुए वो बॉर्डर तक पहुँचेगा, फिर वहाँ से वो आराम से इंडिया में एंटर करेगा और इंडिया में ऐजवाल तक कोई भी सामान पहुँच सकता है बहुत कम टाइम में। दिक्कत क्या है, इस रीजन में जो सेतुवे पोर्ट है उसके आसपास के इलाके में जो वहाँ की अराकन आर्मी है, अराकन आर्मी वहाँ की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जो उइगर मुस्लिम का केस हुआ है वो यहीं से असल में होता है। यहाँ बहुत इंस्टेबिलिटी, इसलिए काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है और बहुत दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं भारत को। इसके अलावा म्यांमार में एक और भारत का मेजर प्रोजेक्ट है जो है भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, जो मोरे से लेकर आपके माय सॉट तक जाता है। जो थाईलैंड तक एक रोड बनाया गया हाईवे जो इंडिया को कनेक्ट कर रहा है थाईलैंड से। अभी तो आप दिल्ली से थाईलैंड तक जा सकते हो। ये रूट जो ट्राइलेटरल हाईवे ये जोड़ता है, क्योंकि म्यांमार इज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। और इसलिए इंडिया ने वहाँ एक फ्रेंडशिप रोड की भी शुरुआत की जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है एक दूसरे से। और भारत इसी के थ्रू आगे जाना चाहता है, कहाँ तक? साउथ ईस्ट एशिया तक। आसियान कंट्रीज जो है नीचे की तरफ, इनके साथ अगर आपको और संबंध बढ़ाने हैं भारत को तो ये रूट बहुत अच्छा बन सकता है म्यांमार से, जो लगातार इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी कहानी है इस रूट की। आगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है कि मुझे आप बताइए वलपराई प्लेट्यू कहाँ पर है? वलपराई प्लेट्यू किस जगह पर है, किस राज्य में है? आपको पता है, इसका नाम सुना है कभी? इस प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा एलिफेंट की मूवमेंट स्टार्ट होने वाली है। यहाँ एक हिल स्टेशन टाइप का है जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में है। कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में है एस्टैब्लिश्ड, और यहाँ पर एलिफेंट की मूवमेंट अब बहुत होने वाली है। सीजन चेंज होने वाला है, तो यहाँ के लोग तैयार हैं कि जब एलिफेंट आए तो उनसे उनका किसी भी तरह की इंटरेक्शन हो तो कोई ऐसा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ना हो, यानी उसको छेड़े ना, परेशानी ना हो। इंटरेक्शन कम करने की बात की जाती है। इस सीजन में होता यह है कि जो एलिफेंट है वो कोयम्बटूर की तरफ आते हैं और जो वल्लराई प्लेट्यू है वहाँ पे आते हैं माइग्रेशन करने के लिए। तो कई सारी जो NGOs है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कह रही है लगभग 100 एलिफेंट अभी प्लांटेशन एरिया के आसपास प्लेट्यू पे आ रहे हैं, जहाँ पे चाय, कॉफ़ी, कार्डमम की प्लांटेशन होती है। तो ये और बढ़ेगा और कुछ समय तक यहाँ जो हाथी हैं वो आएंगे जाएंगे और फिर वो वापस चले जाएंगे। तो लोगों को ट्रेन किया गया है, सिखाया गया है कैसे एलिफेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे इन चीज़ों में ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट यानी एलिफेंट के साथ।
और एलिफेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करते अगर उनको ढंग से मैनेज किया जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि वालापरा एक प्लेट्यू पहले कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इसके आसपास एक इंपॉर्टेंट रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है पता है आपको? अनामलाई टाइगर रिजर्व यहीं पर है। तो इसलिए इस रीजन में अब एलिफेंट की मूवमेंट होगी तो जो यहाँ के टी स्टेट है वो सेफ रहे, उनको दिक्कत ना हो, और जो लोग हैं वो लगातार उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। ये है, और ये रहा वालापरा, यहाँ आपको दिखेगा बिल्कुल तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास ये इलाका है। तो ये हमने सीखा कहाँ पे ये जगह है, हमें पता लगी। अगला आर्टिकल आईआर से रिलेटेड है, जहां पर एक शिप हाउती रिबल्स ने कब्जा कर लिया था कुछ समय पहले, और हाउतीज ने लगातार फायरिंग की है, क्रूज मिसाइल्स फायर की है अमेरिकन शिप्स के ऊपर, और इवन इंडियन शिप जो फ्यूल लेके आया था उसके ऊपर। और इसके अलावा रिसेंटली यमन के ड्रोन्स ने फ्रांस की एक शिप के ऊपर भी अटैक किया, और इंडियन नेवी ने भी रिसेंटली एक माल्टा का शिप था जिसको माल्टा का शिप था जिसको कि सोमालिया के सी पायरेट्स सोमालिया ले जा रहे थे, उसको बचाने में बड़ा रोल निभाया है। अब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ है ये समझते हैं। पहली बात, मैंने जो आपको पहले न्यूज़ आर्टिकल दिखाया हाउती रिबल्स के बारे में, तो हाउती रिबल्स ने कई सारे शिप्स को हाईजैक करने की बात की, क्रूज मिसाइल फायर करना स्टार्ट कर दिया है। तो हाउती रिबल्स कौन है, कहाँ से आते हैं हाउतीज? तो हाउतीज कहाँ पर है? हाउतीज एक जगह है यमन, यहाँ पर रहने वाले एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने यमन के राजधानी सना पर और वहाँ के इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। हाउती रिबल्स इन्हें कहा जाता है। ये यमन की सरकार के खिलाफ सालों से जंग लड़ रहे हैं, और यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट किसका है? तो सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया के पड़ोस में यमन का देश है, इसको सपोर्ट किसका है? सऊदी अरब का है। लेकिन यमन की गवर्नमेंट के खिलाफ लगातार वहां पे कुछ विद्रोही लड़ रहे हैं, उनका नाम है हाउती रिबल्स। अब क्या है ये कहानी, जरा देखते हैं। पहले समझिए किस रीजन की बात हो रही है। ये है यमन, ठीक है, ये इसकी राजधानी सना, ऊपर सऊदी अरेबिया। अब देखिए यमन असल में एक ऐसी जगह है जो न्यूज़ में बहुत कम रहती है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मची पड़ी है, बहुत यहाँ पे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, काफ़ी समय से युद्ध में डूबे हुए हैं ये लोग। तो यमन में असल में गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब देखिए यमन, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है, सुन्नी प्रेमी कंट्री कह सकते हैं इसको, ईरान जबकि अपने आप को शिया वर्ल्ड का लीडर देखता है। अब हुआ ये कि जो यमन है इसमें जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के ऊपर सऊदी अरेबिया का बहुत सारा प्रभाव है। जो गवर्नमेंट है उनकी सुनती थी क्योंकि वो बॉर्डर लगता है, सऊदी अरेबिया से हेल्प मिलती इनको। लेकिन ईरान और यमन के कई ग्रुप्स का कहना था कि सऊदी अरेबिया के सपोर्ट में जो गवर्नमेंट यहाँ चल रही है वो वहाँ की शिया पॉपुलेशन के साथ बहुत अन्याय और अत्याचार करती है, तो शिया लोगों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और सपोर्ट करने आया ईरान। अब यहाँ के शिया जब यमन की सरकार के खिलाफ खड़े हुए तो उन्हें सपोर्ट किसने प्रोवाइड किया? ईरान ने। और जो ग्रुप यमन की सरकार के खिलाफ शिया ग्रुप्स जो खड़े हुए थे उनका नाम था हाउती रिबल्स। तो हाउती रिबल्स वो थे जिनको ईरान की मदद से स्टैब्लिश किया गया टू सेफ गार्ड, किसके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए? शियाज के। और यहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ वो लड़ रहे थे, यमन की सरकार के खिलाफ। और यमन की सरकार को सपोर्ट प्राप्त था किसका? तो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का, क्योंकि खुद भी एक सुन्नी जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ावा देती है। तो यहाँ ये जंग सालों से चल रही है, और सऊदी अरेबिया ने इस्लामिक कंट्रीज का एक कोalition बनाया हुआ है, इसमें पाकिस्तान भी है, कई सारी कंट्रीज है, सब मिल के लगातार यमन के ऊपर अटैक करते हैं, क्योंकि यमन की सीमा सऊदी अरेबिया से लगती है। हमेशा सऊदी अरेबिया को डर लगता है कि कल को अगर हाउती रिबल्स ने पूरे के पूरे यमन पे कब्जा कर लिया तो ईरान जब मन चाहे तब सऊदी अरब में टेररिस्ट अटैक करवा सकता है, इस पूरे कंट्री को डिस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में हमेशा एक बड़ी जंग छिड़ी रहती है। सऊदी अरेबिया सुन्नी मुस्लिम्स का हिमायती देखा जाता है और ईरान शिया मुस्लिम्स का। तो यमन में ये लगातार एक जो एक सिविल वॉर की स्थिति लगातार बनी रहती है, जहां हाउतीज का कब्जा है। अब हाउतीज का कब्जा इस तरह से है कि यमन कि आप जो देखो सी वाला एरिया जो है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट है, रेड सी के पास जो भी बाउंड्री लगती है यमन की, उन सब पे अभी कब्जा किसका है? तो हाउतीज का ही है। और हाउतीज और सरकार की लड़ाई के बीच में ऐसी स्थिति बन गई कि एक समय में अलकायदा भी यहाँ पर आगे स्टैब्लिश हो गई थी। अलकायदा ने भी कुछ इलाकों पे कब्जा कर लिया था, हालांकि फिर उन्हें हरा दिया गया। अब देखो यमन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है 2014 से रिसेंटली, जहां पर हाउती रिबल्स ने कब्जा कर लिया था सना के ऊपर, और पूरी तरह रेड सी के आसपास जो शहर है अल होदिया उनके ऊपर कब्जा कर लिया, ताइज का शहर है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, सना पे कब्जा कर लिया, और लगातार जो मिलिटेंट है उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट के पैलेस पे और हर जगह पे कब्जा कर लिया। और एक तरह से हाउती ने उस पूरे देश की जो गवर्नेंस इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ पर इस्लामिक स्टेट एक्टिव हो गया, अलकायदा एक्टिव हो गया, बहुत सारी जंगें यहाँ छिड़ी हुई थी, लेकिन तब से ही लगातार कब्जा इस इलाके पे किसका बना हुआ था? हाउती रिबल्स का। सपोर्ट कौन करता है उसको? ईरान। और युद्ध कौन करता है? सऊदी अरेबिया। तो इस युद्ध और इस लड़ाई के बीच में नया मुद्दा उभरा कि भाई हम जो है किसी भी शिप को जो रेड सी से गुजर रहा है और वो अगर ईरान की तरफ जाएगा तो हम उसको नहीं जाने, वो इजराइल की तरफ जाएगा तो हम उसको नहीं जाने देंगे। देखिए ये है मौका, यहाँ से अक्सर ये यमन है, इस वाले इलाके पे कब्जा है हाउती रिबल्स का। तो यहाँ से कोई भी शिप अगर पास करता है तो उसके ऊपर वो रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करता है।
हमारे काम की चीज़ क्या है, पहले समझना रेड सी का ज्योग्राफी। ये है रेड सी, ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन, यमन ये कंट्री है, ये रही सना। अब देखो रेड सी यानी वो इलाका जो आपके यहाँ जो है स्वेज कनाल इसको गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये वाला गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं इसको, उसको छोड़िए। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ती है एक स्ट्रेट, ये जो पतला सा हिस्सा है दो भूभाग के बीच में पानी जो जा रहा है इसे कहते हैं स्ट्रेट। ये है स्ट्रेट, स्ट्रेट का नाम क्या है, बाबल मंदेब। तो बाबल मंदेब जोड़ता है इस रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। अब यहाँ पर यमन एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। यमन का कहना है, यमन में हाउदीज हैं, हाउदीज का कहना है कोई भी शिप जो यहाँ से इजराइल को जाएगा या हमें लगेगा इजराइल की मदद कर रहा है, हम उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग करेंगे। पहले यमन से हाउदीज ने डायरेक्ट मिसाइल भी दागे थे इजराइल के ऊपर, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर बेचारों ने कहा चलो कोई नहीं, अब जो भी शिप यहाँ से गुजरेगा उस पर हम अटैक करेंगे। एक शिप जो इंडिया आ रहा था उसके ऊपर भी हमला किया गया, फ्यूल टैंकर आ रहा था उसके ऊपर भी हमला किया गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ सऊदी अरब है, इजिप्ट है, स्वेज कनाल है, अब दुनिया का सारा ट्रेड मोस्टली इधर से ही होता है, तो इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। देखिए इसी तरह इधर देखो, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है या गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर जो पतला सा स्ट्रेट है इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। यहाँ भी कुछ ऐसी युद्ध की स्थिति बनी रहती है, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा रेड लाइन में, क्योंकि देखिए हौती रिबल्स हमला कर रहे हैं, कोई भी शिप यहाँ से पास हो रहा है जो इजराइल या इजराइल के दोस्तों का है उसके ऊपर। प्लस रिसेंटली यहाँ एक और कंट्री के जो रीजन में, ये जो है ना सोमालिया में बहुत सारे सी पायरेट्स होते थे। आमतौर पे जो पायरेट यानी समुद्री लुटेरे थे वो शांत बैठे हुए थे, लेकिन रिसेंटली ये जाग गए, इन्होंने माल्टा के एक शिप को कैप्चर कर लिया। जब इन्होंने देखा इतना झगड़ा हो ही रहा है तो हम भी इसका फायदा उठाते हैं, तो सोमालिया के लुटेरों ने और डकैतों ने एक शिप पे कब्जा करने की कोशिश की जो माल्टा का शिप था। उसने इंडियन नेवी को बोला कि भाई हमें खतरा है, तो नेवी ने रिसेंटली अपने एक शिप्स को यहाँ पे छोड़ा है, एयरक्राफ्ट भेजा, पता किया वो शिप कहाँ पर है, और अब देखा जा रहा है कि वो शिप सोमालिया की तरफ जा रहा है, तो उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। अब देखिए दुनिया में कोई भी ट्रेड अगर होता है ना तो वो इसी रूट के थ्रू होता है, स्वेज कनाल के रूट के थ्रू, क्योंकि आपको अगर ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से आपको अगर एशिया की तरफ आना है तो ये शॉर्ट रूट है, वरना आपको घूम के पीछे से यहाँ अफ्रीका के नीचे से आना पड़ेगा, बहुत लंबा रूट होता है ये। तो स्वेज कनाल एक ऐसा रूट है जो यूरोप को, अमेरिका को आसानी के साथ एशिया के साथ कनेक्ट करता है, तो ये रूट पूरा का पूरा यहीं से गुजरता है। तो इसलिए सारा ट्रेड, चाहे चाइना का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, चाहे ब्रिटेन का हो, हर ट्रेड के लिए जो भी शिप्स जाते हैं वो मेडिटेरेनियन सी में घुसते हैं और वहां से स्वेज कनाल का रूट पकड़ते आते हैं। अब यहाँ अगर यमन में ऐसा हिंसा होगी और सोमालिया के सी पायरेट्स लगातार एक्टिव हो जाएंगे तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी ग्लोबल ट्रेड के लिए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस रीजन को सिक्योर किया जाए, यहाँ की सी पायरेसी खत्म की जाए, और हाउती रिबल्स जो एक्टिव हो गए हैं इसको लेकर ईरान पे दबाव बनाया जाए कि भाई वो ऐसे शिप्स पर अटैक ना करे। इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने आप को देखती है एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, तो इंडियन नेवी प्लस अभी यूएस नेवी ने भी कहा है कि वो अपने कुछ जो बेड़े हैं यहाँ भेज रहे हैं ताकि इस रीजन में स्टेबिलिटी आए। तो ये जो इंडियन ओशन, हम इंडो पैसिफिक की बात बार बार करते हैं, इंडियन ओशन की बात बार बार करते हैं, तो इंडो पैसिफिक इसलिए इतना न्यूज में था पहले, इतना सिक्योर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो ट्रेड रूट तबाह हो जाएगा, स्वेज कनाल में ना जाना पड़े, इसलिए यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा से इजराइल कोशिश कर रहा था नया रूट बनाने का। बेन गुरियन कनाल जो यहाँ नहीं है, वो कह रहा था हम बनाएंगे, लेकिन वो बनने वाला नहीं, तो बेन गुरियन कनाल बनाने की बात कर रहा था। देखो यहाँ पर है गाजा स्ट्रिप, तो गाजा सीधा सीधा मेडिटेरेनियन सी के सामने है। वेस्ट बैंक तो आपको मैं दिखाता हूँ, वेस्ट बैंक इधर है, यहाँ वेस्ट बैंक है, तो मेडिटेरेनियन सी से वेस्ट बैंक लगता नहीं है, वेस्ट बैंक जॉर्डन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। गाजा स्ट्रिप इज डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद मेडिटेरेनियन सी। तो अब जो यहाँ जो स्थिति है, अगर हम देखें सिक्योरिटी के हिसाब से, हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ट्रेड की और व्यापार की बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हम इंश्योर करें कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, कोई भी रीजन ऐसा ना हो जो इनस्टेबल रहे। तो इसलिए बहुत रेलेवेंट है इंडिया के लिए यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना। तो आपको पता लगा गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ है, ठीक है। ये आपका रेड सी है, ये स्ट्रेट ऑफ क्या है, बाबल मंदेब, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका पर्शियन गल्फ, ये आपका मेडिटेरेनियन सी, ये आपका कैस्पियन सी। क्या है ये बताइए मुझे, कैस्पियन सी है कुछ और है ये मुझे बताइए, ये क्या वाटर बॉडी जो है ये क्या है। इसके अलावा ये रीजन सिक्योर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, स्वेज कनाल का मेडिटेरेनियन से जोड़ना रेड सी को बहुत रेलेवेंट है ट्रेड के लिए, और भारत की सिक्योरिटी भी तभी इंश्योर हो पाएगी जब ये गारंटी होगी यहाँ पर दिक्कतें ना आए। तो फ्रांस ने भी कहा है कि उनके एक वॉरशिप पे यमन के ड्रोन ने अटैक किया है, तो यमन के ड्रोन्स को कंट्रैक्ट करना, उसको कंट्रोल करना, उसको सब्जुगेट करना बहुत रेलेवेंट है, तभी जाकर यहाँ पर हम सेफ्टी और सिक्योरिटी देख पाएंगे। एक न्यूज़ जो और है उतनी रेलेवेंट तो नहीं लगी, पर आपको पता होना चाहिए कि सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड वर्क स्पेस बनने वाला है। अब बात ये कि इसका नाम ही सूरत के नाम से है, तो इसलिए आपको पहचानना आसान हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं
कि सूरत डायमंड ब्रोशर नाम का एक ऑफिस स्टार्ट किया जाएगा, जहां इनकी कोशिश है कि मुंबई से जितना भी डायमंड का ट्रेड होता है, जितना भी डायमंड का वर्कआउट होता है, वो सब सूरत शिफ्ट हो जाए। देखिए नॉर्मली दुनिया का जितना 90% डायमंड है उसकी पॉलिशिंग का काम सूरत में ही होता है। दुनिया के डायमंड का 90% का काम सूरत में ही होता है। अब सूरत का शहर कोशिश कर रहा है कि बाकी और जो इससे जुड़ी हुई सुविधाएं हैं या फैसिलिटीज़ हैं वो भी शिफ्ट होकर सब सूरत आ जाए मुंबई के बदले। मुंबई में बहुत सारा डायमंड का काम होता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए चीज़ की गई है कैसे डायमंड का ब्रोशर स्टैब्लिश किया जाए, डायमंड ब्रोस, और कैसे उन सबको शिफ्ट किया जाए सूरत में। ऑफिसेस खोले गए बहुत सारे, लेकिन ये सफल हो पाएगा नहीं, ये समय बताएगा, लेकिन ये इनिशिएटिव अच्छा है सूरत को और ज़्यादा डेवलप करने का। तो सूरत कहाँ है मैप में, पता है आपको भाई, गुजरात को आइडेंटिफाई करना बोला मैंने आपको, सबसे सिंपल है गुजरात को, ये रहा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा है पूरा खेल क्या है। अब यहीं पर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। हमने सूरत के बारे में बात की, हमने पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली कि जब हम OIC की बात करते हैं, आपको दिख रहा है OIC में ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, यमन भी है, ओमान भी है, इन सब में आपस के युद्ध है, तो कैसे साथ में ऑपरेट करेंगे। इसलिए OIC का इस्तेमाल अक्सर सिर्फ बयानबाजी करने के लिए किया जाता है, उसकी इतनी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस रही नहीं है, क्योंकि सभी कंट्रीज आपस के खुद के विवाद हैं। एक ऑयल स्पिल हुआ है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु के इस ऑयल स्पिल्स के आसपास कुछ रीजन्स हैं, एन्नौर का, उसके आसपास एक रिवर बहती है। क्या आपको उस रिवर का नाम पता है? पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर लोकेटेड है? क्या विवाद हुआ है वहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्शन हुआ है, और वॉल्केनो का नाम क्या है? इसी तरह से कई ऐसे सवाल हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसके साथ इंडिया ट्रेड भी करती है, इंडिया का एक नेबर भी है, जो एक नया मेगा सिटी बना रहा है, जो इंडिया के एक शहर असम से जुड़ेगा। क्या नाम है उस देश का? तमिलनाडु में एक ऑयल स्पिल हुआ। तमिलनाडु में एक, आपको पता है ना, स्टॉर्म आया था, साइक्लोन आया था। साइक्लोन का नाम क्या था? मीचियांग साइक्लोन। कहाँ आया था? चेन्नई में। तो बहुत तबाही वहां मची थी। और उस दिन हुआ क्या, जब साइक्लोन मीचियांग वहां पर आया तो वहां जो एक ऑयल स्पिल हुआ, वहां पर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कुछ कंटेनर्स थे, उनका जो ऑयल है वो बाहर बह गया, और वो बहकर पहुंचा दो इंपॉर्टेंट जगहों पर। एक तो बंकिंघम कनाल अमेरिका में या लंदन में नहीं, इंडिया में है, और वो भी तमिलनाडु में है। और दूसरा जो इन्नौर मनाली रीजन है, यहाँ पे मनाली है हिमाचल प्रदेश के आसपास, दिल्ली से लोग घूमने जाते हैं, वो मनाली नहीं, इन्नौर मनाली का रीजन है, तमिलनाडु वाला इन्नौर मनाली का रीजन, जो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पर एक वेटलैंड हुआ करता था, जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा था कि वेटलैंड वहाँ पे बहुत कम हो जा रहे थे। अब सवाल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस रीजन में एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है, उसका नाम है कोसास थालायार रिवर यहाँ बहती है, और यहाँ के रिवर के पानी में भी यहाँ का ऑयल स्पिल करके चला गया। अब ये पानी जो कोसास थालायार रिवर है, ये जाके बे ऑफ बंगाल में फिर खत्म होती है, तो उसके थ्रू वो पानी वहाँ पहुँच गया। एक तो तमिलनाडु में ऑलरेडी जब सीजन कम होता है ना, वहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर का प्रदूषित हो जाना, और एन्नौर रीजन का दोबारा न्यूज़ में आया। असल में एन्नौर रीजन एक इंडस्ट्रियलाइज रीजन जरूर है, जो वेटलैंड में बसा हुआ है, और ये वेटलैंड बहुत बुरी तरह से प्रदूषित हो रखा है, तबाह हो रहा है। तो ये दोनों ही रीजन तमिलनाडु में ही, आपको याद करना जरूरी है। और ये जो ऑयल स्पिल जब से हुआ है, तो किसने इसको कंट्रोल करने की बात की है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसके पीछे लग गया है, जिस चीज़ को संभालते हैं कि कोस्टल एरियाज जो हमारे साफ रहे और क्लीन रहे। अब देखिए जो ऑयल स्पिल हुआ है, ये आपको दिखेगा, यहाँ CPCL की फैसिलिटी थी मनाली के पास, और यहाँ से ब्रीच हुआ, और ये बहते बहते फ्लड वाटर ऑयल बकिंघम कनाल में होते होते यहाँ कोसास थालायार रिवर में पहुँच गया, और यहाँ से वो बिल्कुल एन्नौर का क्रीक जो है यहाँ पहुँच गया। तो इस क्रीक में भी कई चीज़ों के लेकर विवाद अक्सर रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए एन्नौर क्रीक कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। एन्नौर क्रीक पहले इंडस्ट्रियलाइज नहीं था, ये रहा वो क्रीक का छोटा सा फोटो। क्रीक धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज हुआ है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ है यहाँ पर, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने की वजह से वेटलैंड तबाह होना स्टार्ट हो गया है। जो वहाँ लोग कुछ जीव रहा करते थे, उनके जीने का सहारा जो था, उसमें बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपको कुछ तस्वीरों के थ्रू दिखेगा कि इस कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, यहाँ जो एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, वहाँ उसी तरह वेटलैंड और तबाह होता जा रहा है। तो ये रिवर की नाम की बात मैंने की, तो कोसास थालायार रिवर कहाँ से बहती है, एन्नौर रीजन कहाँ पर है, क्या हुआ, ये मीचियांग साइक्लोन कैसे आया था, किस रीजन में था ये, और चेन्नई में लगातार जो फ्लड्स आते हैं, आप अक्सर देखते हो कि चेन्नई में अक्सर फ्लड्स आते हैं। तो चेन्नई में फ्लड्स आने का कारण ये है कि चेन्नई के आसपास जो इंपॉर्टेंट आपके सिटी में रिवर्स हैं, उनके ऊपर घर बना लिए गए हैं, जो रिवर्स उनको कवर कर लिया। जैसे मुंबई में रिवर जब फ्लड आया था, तो मीठी रिवर की बात आई थी, वहाँ तबाही, वो रिवर के ऊपर लोगों ने घर बना लिया है। रिवर और वो जिस तरह चलनी चाहिए चल नहीं रही है, तो इसी वजह से सी का वाटर ड्रेन नहीं हो पाता, सी में वाटर ड्रेन नहीं हो पाता। अब यहाँ कोसास थालायार रिवर के साथ यही हुआ है कि इसके ऊपर भी बुरी हालत हो रखी है। अब ऑयल स्पिल हो गया, रिवर ऑलरेडी कम होती जा रही है। और चेन्नई में जब आप पढ़ेंगे तो चेन्नई के सिटी फ्लड मैनेजमेंट के लिए इस रिवर का इस्तेमाल करने की बात की गई थी एक बेहतर तरीके से, ताकि यहाँ और फ्लड्स ना आए।
ये इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है ये 2-3 जो आपको याद होने चाहिए कि कहाँ से क्या ये रिवर्स और ये लोकेशंस कहाँ पर है। तो तमिलनाडु के चेन्नई में है और ये होगी इस रीजन की बात। अब सवाल ये है कि अगर हम इतना कर ही रहे हैं तो ये भी जान लें कि रिवर कहाँ ओरिजिनेट करती है, कहाँ शुरू करती है। तो इसका ऑरिजिन पॉइंट है कावेरी पक्कम। कावेरी पक्कम कहाँ है? वेल्लोर के पास। ये रहा कावेरी पक्कम, यहाँ से रिवर ओरिजिनेट करती है और जाती कहाँ तक है? जाती है एन्नौर क्रीक तक। तो एन्नौर क्रीक में बहने वाली रिवर है, इसका नाम है कोसै थालायार। कोसै थालायार का नाम याद रखिए, ठीक है। कहाँ से? वेल्लोर में याद रखिए, कावेरी पट्टनम पक्कम नाम की जगह, वहाँ से ही जाके वहाँ तक ड्रेन करती है। तो चलो ये हो गई तमिलनाडु के वेटलैंड की बात। अगला न्यूज़ आर्टिकल इंटरनेशनल है, सीरा लियोन के बारे में बात हो रही है। सीरा लियोन में असल में एक अटेम्प्ट हुआ कू का। कू होता है पर उसे कू पढ़ते हैं। कू यानी वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट है उन्हें हटाकर वहाँ पे किसी और का कब्जा करने की कोशिश थी। तो सीरा लियोन में जो हुआ, सीरा लियोन पहली कंट्री लोकेटेड कहाँ है? तो ये वेस्ट अफ्रीका में है। वेस्ट अफ्रीका से जुड़ा हुआ एक और देश हमने नाइगर भी रिसेंटली पढ़ा था, नाइजर, जहाँ पर एक कू अटेम्प्ट और हुआ था जिसको रोका गया था। तो वेस्टर्न अफ्रीका रीजन ऐसा है जहाँ पर बहुत सारे कूज होते हैं, मिलिट्री, कई सारे मिलिट्री ग्रुप्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ क्या हुआ कि एक गनमैन ने टारगेट किया था मिलिट्री बराक को और धीरे धीरे वहाँ पर सीरा लियोन ने लगातार वहाँ के कुछ मिलिट्री लीडर्स को भी अरेस्ट किया था। उसके बाद नए अटैक किए गए ताकि अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को बचाया जाए, निकाला जाए जिनको पकड़ा गया, और जो राष्ट्रपति है उनको हटा के कोई और वहाँ पर आ जाए ताकि वो जो अरेस्टेड लोग हैं वो फ्री हो जाए। ये कू की जो बेसिक पॉलिटिक्स है ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलेवेंट ये है कि रीजन कौन सा है। सीरा लियोन एक बहुत छोटी सी कंट्री है, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहती है, तो इस पर ये क्वेश्चन पूछा जाना कि उसके राष्ट्रपति का नाम क्या है, पूरी हिस्ट्री बताइए, वो चांसेस कम है। बट एज ए रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका का इंपॉर्टेंट ग्रुप है इकोवॉस। इकोवॉस एक मेजर ग्रुप है जिसके अंदर ये सारे देश रहते हैं। इनमें लगभग 15 से 18 देशों का ग्रुप है ये। और इन कंट्रीज़ में ये देखिए, ये है वेस्टर्न अफ्रीका का रीजन, ठीक है। और यहाँ कोने में आपके ये सारी कंट्रीज़ हैं। अगर आप देखें तो ये कोने वाली कंट्रीज़ आपको देख रहे हैं, सीरा लियोन, ऊपर आपका गिना बिसाओ, गाम्बिया, सेनेगल, मॉरिशाना, मॉली, बर्किनो फासो, घाना। तो यहाँ पर 15 मेंबर्स और ये आपस में कोशिश कर रहे थे कि अपने आप को एक ईयू की तरह डेवलप करने का। लेकिन यहाँ की कंट्रीज़ में एक तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं, ट्रॉपिकल रीजन है, प्लस सब स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ है पीपल की। लाइबेरिया, माली, नाइजीरिया को तो फिर भी डेवलप्ड है, वहाँ ऑयल के टैंकर्स भी मिले हैं, लेकिन लगातार हो रहे हिंसा से रीजन बहुत इनस्टेबल हो गया। प्लस वेस्ट अफ्रीका में एक देश ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दिया, वो है चाइना। तो अगर मेंस में कोई भी कैसा क्वेश्चन आता है तो प्रिपेयर रखिए कि चाइना का क्या रोल बढ़ता जा रहा है अफ्रीका में। इंडिया वेस्ट अफ्रीका में बाकी अफ्रीका के रीजन के मुकाबले थोड़ी कम प्रेजेंस है इंडिया की, तो इंडिया अपनी प्रेजेंस इकोवॉस कंट्रीज के साथ बढ़ाना चाह रहा है। 15 इकोवॉस का मेंबर्स कौन कौन से हैं? बेनिन, बर्किनो फासो, काबो वर्दे, कोते देवेरे, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाओ, लिबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन एंड टोगो अलॉन्ग विद रेड इन नाइगर। तो ये नाम आपको याद रहे न रहे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोवॉस पता हो आपको, ताकि अगर आप कभी आंसर से अफ्रीका के रीजन में देखें तो इकोवॉस का मेंशन कर सकें कि वो रीजन में ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं। और ये इलाका बहुत रेलेवेंट है कई रिसोर्सेज के मामले में, जहाँ सीरा लियोन में ये चीज़ हो रही है। अगला आर्टिकल बात करता है यमन के हौतीज़ के बारे में। अब यमन के हौतीज़ के खिलाफ अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़ों को भेज दिया है रेड सी के आसपास ताकि हौतीज़ और हमले ना करें। अब यहाँ सवाल ये है कि हौतीज़ होते क्या हैं, हौतीज़ है कहाँ पर? तो हौती रिबल्स है असल में यमन में। और ये कर क्या रहे हैं? यमन की सरकार के खिलाफ इनका युद्ध चल रहा है। यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है कौन? तो सऊदी अरेबिया, और जो एक इस्लामिक कोalition है आर्मीज़ का वो सारे यमन गवर्नमेंट के साथ है। इनके खिलाफ खड़े हैं हौतीज़। हौतीज़ बात करते हैं जो शिया मूवमेंट है उसकी, और वो कहते हैं कि इस रीजन में शियाज के साथ जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है उसको रोकना इनका प्रमुख मकसद है। और शुरू ये हुआ थे ज़ायदी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की तरह। और ये हौतीज़, तो याद रखिए ज़ायदी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ है? ज़ायदी, यहाँ मेंशन भी है ज़ायदी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये हौतीज़ से जुड़ा हुआ। पहले ऐसे शुरू हुआ था, बाद में पूरा मिलिट्री रूप इसने ले लिया, और इसको सपोर्ट करता है ईरान। पहले देखिए टॉपिक न्यूज़ में ही क्यों आया। देखिए यूएस ने अनाउंस किया कि कोalition बनाएगा, वो नेवल कोalition, ताकि जो इंपॉर्टेंट नेवीज़ है इस रीजन की वो रेड सी में जाकर शिप्स को बचा सके जिन ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमला कर रहा है हौतीज़। हौतीज़ क्यों अटैक कर रहे हैं? पहले देखिए लोकेशन, ये है रेड सी, ठीक है। रेड सी से जो भी शिप्स यहाँ से गुजर रहे हैं उनमें से कोई भी शिप अगर इजराइल से लिंक्ड है तो उसके ऊपर यमन में हौतीज़ अटैक कर रहे हैं उन शिप्स के ऊपर। इंडिया भी आ रहा था एक शिप ऑयल टैंकर, उसके ऊपर भी कुछ रॉकेट्स फायर किए गए, लेकिन उसे कुछ चोट नहीं पहुंची, तो शिप आराम से पहुंच गया। लेकिन लगातार हो रहे हमले जो यमन से हो रहे हैं, जो हम यमन में किसके द्वारा? हौतीज़ के द्वारा, वो यहाँ के शिप्स को डेंजर में डाल रहा है। और हौतीज़ का कहना है कि कोई भी भाई अगर हमें लगेगा इजराइल का क्या
अब कहानी ये है कि कोई भी शिप अगर इजराइल से आ रहा है, इजराइल की ओर जा रहा है, या इनको लगे इजराइल का समर्थक है, तो उसके ऊपर ये हमले करेंगे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। फ्रांस की शिप पे भी कब्जा करने की कोशिश हुई है, तो लगातार अटैक्स हाउथीज कर रहे हैं। हाउथीज को दिक्कत क्या है भाई, अब देखिए ये समझिए दिक्कत यहाँ से पता लगती है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की सरकार ने लगातार यमन की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। यमन की गवर्नमेंट में जो सुन्नी और सऊदी अरेबिया लोयलिस्ट हैं वो है, इनके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं हाउथीज। हाउथीज एक विद्रोहियों का ग्रुप है जो यमन में है, और इन्होंने आधा यमन कंट्रोल करके रखा हुआ है। यमन की राजधानी है सना, इसके ऊपर भी हाउथीज का कंट्रोल है। तो इन हाउथीज के पास इतनी ताकत कहाँ से आई कि सऊदी अरेबिया के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट को हरा सके? तो इसको ईरान लगातार सपोर्ट करता है। ईरान क्यों सपोर्ट करता है? ईरान का कहना है क्योंकि ये शियाज की इंडिपेंडेंस, शियाज की जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम इनका सपोर्ट करते हैं। तो ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया की फाइट यमन में लगातार चलती ही रहती है। यमन एक बहुत बुरी तरह तबाह हुई पड़ी कंट्री है अभी। अब दोबारा आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ठीक है, ये तो सऊदी अरब ईरान का विवाद है, यहाँ इजराइल के पीछे क्यों पड़ गए? देखिए, जो भी ग्रुप्स ईरान के सपोर्टर हैं, वो असल में इनडायरेक्टली बोल चुके हैं इजराइल को कि वो उसको तबाह कर देंगे। क्यों? क्योंकि ईरान ऑलरेडी हमास को सपोर्ट करता है। हमास के सपोर्ट में दो ग्रुप खुलेआम आए थे, एक हिजबुल्ला और एक हाउथीज। हिजबुल्ला और हाउथी दोनों कहाँ हैं? हिजबुल्ला है, ऑपरेट करते हैं कहाँ पर? हमने पिछली वीडियो में कवर किया था इसको। हिजबुल्ला ऑपरेट करते हैं लेबनान में और हाउथी ऑपरेट करते हैं यमन में। तो लेबनान ने तो सीधा अटैक किया इजराइल के ऊपर, उनके साथ झड़प चलती रहती है उनकी। यमन में बैठे हुए हाउथीज ने पहले यहाँ कुछ रॉकेट्स दागे इजराइल की तरफ। जब वो वहाँ तक पहुंचे नहीं, तब इन्होंने कहा यहाँ से कोई शिप गुजरेगा रेड सी, तो इसको हम पकड़ लेंगे। रेड सी क्यों इंपॉर्टेंट है? रेड सी जोड़ता है सुएज कनाल से इस रीजन को, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब देखिए, इसको मैप से देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये रेड सी है, ठीक है, ये रेड सी है, यहाँ पर ऊपर है सुएज कनाल। तो अगर आपको इस रीजन से अमेरिका से एशिया में ट्रेड करना है, यहाँ से यहाँ ट्रेड करने आना, तो यही रूट आप लोगों के शॉर्टेस्ट रूट है। आपको जापान जाना है, चाइना जाना है, इधर तो आर्कटिक का रीजन है, आर्कटिक ये पूरा ठंडा इलाका है, जमा रहता है, तो लोग यही रूट पकड़ते हैं। तो आपको चाहे जापान जाना हो, चाहे चाइना जाना हो, चाहे इंडिया जाना हो, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका, तो ट्रेड रूट यही है, यह है मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ से अब सुएज कनाल होते हुए रेड सी में आते हो। रेड सी से यहाँ पर है बाबल मंदेब का स्ट्रेट, या छोटा सा इलाका जो है बाबल मंदेब। बाबल मंदेब के पास ही यहाँ आ गया गल्फ ऑफ एडन। तो बाबल मंदेब के पास ही यमन है, यमन के ऊपर से हाउथीज वहाँ हमले कर रहे हैं। तो कोई भी शिप अगर एशिया जाएगा, उसको एक खतरा रहेगा ही रहेगा। इसीलिए इसको रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं बाकी देश के लोग कि ऐसी इंस्टेबिलिटी ना फैले, क्योंकि दुनिया का मोस्टली ट्रेड जो है वो सुएज कनाल से ही गुजरता है। तो उसका नुकसान भारत, अमेरिका और सबको होता है। तो यहाँ इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हमेशा कहता है कि वी वांट टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। तो इंडिया अपनी नेवल सुप्रीमेसी भी दिखा सकता है इस रीजन में, और इसीलिए अब अमेरिका के बहुत सारे समुद्री बेड़े यहाँ पहुंच रहे हैं हाउथीज को सबक सिखाने के लिए। अब देखो, हाउथीज ने अटैक किया। हाउथीज यहाँ पर है यमन के पास। जो हमारा इजराइल का देश है वो कहाँ पर है मुझे बताइए? ये इजराइल है, इजराइल के ठीक ऊपर यहाँ पर बसे हुए हैं आपके जो लेबनान में बैठे हुए हैं हिजबुल्लाह वो, और गाजा में हमास है। तीन ग्रुप याद रखिए, और तीनों को ऑलमोस्ट इजराइल अभी ईरान ओपनली सपोर्ट कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। तो इसी तरह हम कह सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए इजराइल और गाजा की वॉर का इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो इंडिया के शिपिंग रूट्स जो है वो खतरे में आ जाएंगे। इंडिया का ऑयल का सप्लाई जो है वो खतरे में आ सकता है। कोई भी वॉर कहीं भी होती है, उसका अलग अलग प्रभाव भारत के ऊपर और दुनिया के हर देश के ऊपर पड़ता है। जैसे यूक्रेन रशिया के वॉर का इंपैक्ट भी इंडिया के ऊपर पड़ा था, ये भी चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो हाउथीज कहाँ ऑपरेट करते हैं? यमन में, ठीक है। हाउथीज को किसको सपोर्ट मिला हुआ? ईरान का। एक शिया रिबल ग्रुप्स हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? यमन की गवर्नमेंट के खिलाफ। उस रीजन में कौन कौन सा इलाका है? गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है पता लग गया आपको, रेड सी कहाँ पर है पता लग गया आपको, तो ये सना कहाँ है पता लग गया आपको, जहाँ ऑलरेडी पानी की बहुत भारी किल्लत है। ये सारी चीज़ें आपको पता लग चुकी। एक मैप और डिटेल में देख लो। ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ये रहा रेड सी, यहाँ है बाबल मंदेब, यहाँ यमन है, यहाँ जिबूटी, इथोपिया, और रिसेंटली यहाँ पर एक शिप को कैप्चर भी किया था सोमालिया के पायरेट्स ने, जिसको बचाने इंडियन नेवी का शिप गया था। ये दिखाता है कि कैसे यहाँ पर इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये रहा इजराइल के ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर है आपका लेबनान, जो वहाँ से अटैक करता है इसको, जहाँ से हिजबुल्लाह अटैक करता है। तो रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंदेब, हाउथी की प्रेजेंस, हिजबुल्लाह, हमास, पता लग गया आपको सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ये अटैक जो हो रहे हैं लगातार यमन के हाउथी रेबल्स द्वारा, इसको बचाने के लिए एक कोalition की बात की गई है। इसमें बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, यूएसए, ये सभी इसमें पार्ट हैं। लेकिन अरब नेशंस ने इसमें पार्ट नहीं लिया। जबकि देखिए, अरबिक, सऊदी अरब वगैरह को हमेशा दिक्कत रही है हाउथी से, लेकिन फिर भी सऊदी अरब और अरबिक कंट्रीज ने इससे दूरी बना के रखी है, क्योंकि यहाँ मुद्दा इस्लाम के शिया सुन्नी और यमन के कंट्रोल करने, यहाँ मुद्दा है इसराइल के खिलाफ खड़े होने का। तो यहाँ पर इस्लामिक कंट्रीज ने एक कॉमन स्टैंड लिया है और इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है
इस अलायंस को। तो ये है यमन की कहानी, जहां लड़ रहे हैं वो हौतीस से, लेकिन इस अलायंस का पार्ट अरबिक कंट्रीज नहीं बनी है। ठीक है, तो आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया आपको कहाँ कहाँ पे कौन सा रीजन है, क्या पॉलिटिक्स इस रीजन की। अब देखो इसके लिए क्या ईरान इतना कुछ कर रहा है, इतने ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल कुछ करेगा नहीं? ऑब्वियसली करेगा। इजराइल के एक प्रेडेटरी स्पैरो ग्रुप ने ईरान के ऊपर एक साइबर अटैक कर दिया, और साइबर अटैक कोई ऐसा वैसा नहीं, वहाँ के लगभग 60% जो पेट्रोल पंप्स हैं, जो फ्यूल रिफ्यूलिंग स्टेशन है, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। एक ऐसा साइबर बग या साइबर अटैक किया गया है, बग डाला गया है उनके सॉफ्टवेयर से, उनके मशीनों के ऊपर, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कि वो ऑपरेशनल नहीं रह रहे हैं, जो जिससे ईरान की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये रियलिटी है कि किस तरह साइबर अटैक से ईरान से बदला ले रहा है अब इजराइल, और जिस ग्रुप ने ये हमले किए उसका नाम है प्रेडेटरी स्पैरो। अब हम ये समझ सकते हैं इससे कि मान लीजिए इंडिया के पेट्रोल पंप काम करना बंद कर दें, पेट्रोल लेने जाएं, पेट्रोल भराओ, फिर भी पेट्रोल ना निकले, क्योंकि सब कुछ अब ऑटोमेटेड हो चुका है, प्रोग्राम के थ्रू रन करता है। मान लीजिए डैम्स काम करना बंद कर दें। एक बार ऑलरेडी कुडानकुलम के ऊपर साइबर अटैक हो चुका है, लेजरस नाम की एक ग्रुप ने हमला किया था, जो नॉर्थ कोरिया से एफिलिएटेड थी, लेजरस, उसने कुडानकुलम को बंद करने की कोशिश की थी। तो क्या भारत को भी अब साइबर वॉर के लिए, साइबर हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। और ये एस्पेक्ट भी अपने सिक्योरिटी डायमेंशन में आप लिख सकते हैं, कैसे इजराइल के प्रेडेटरी स्पैरो ग्रुप ने, ग्रुप का नाम था प्रेडेटरी स्पैरो ग्रुप ने सीधा हमला किया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर, एज अ साइबर अटैक टू, जिससे उनके फ्यूल स्टेशंस काम करना बंद कर गए। तो ये चीज़ें भी हमें वॉर के अलग अलग आयाम को समझते हुए देखनी चाहिए। तो ये लोकेशंस क्या आपको पता लग गए हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भूटान की, जो एक मेगा सिटी प्लान कर रहा है, जो इसको जोड़ेगा असम के साथ, और ये फेमस है गेलेपू स्मार्ट सिटी के नाम से। अब आप भूटान को समझते हैं ग्रीन देश, कार्बन पॉजिटिव कंट्री, जो हमेशा इकोनॉमी में और डेवलपमेंट में और इन्वायरमेंटल बैलेंस की बात करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, जो साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला उनका एक मेगा सिटी प्रोजेक्ट है। तो वो प्रोजेक्ट का नाम है गेलेपू, और गेलेपू में एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाएंगे, वो जहाँ निवेश अलाउड होगा, जहाँ वो इकोनॉमिकली उस एरिया को डेवलप करना चाहेंगे, और ये डेवलप होगा असम के पास। और कोशिश ये है कि यहाँ से एक रोड जाएगा गेलेपू से कोकराझार तक, ये रूट डेवलप किया जाएगा भूटान के द्वारा, ताकि भूटान इस रीजन में और ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर सके, उसको एक्सेस मिल सके यहाँ से। मान लीजिए बाद में बांग्लादेश तक इसको जोड़ा जा सकता है, वहाँ से साउथ ईस्ट एशिया तक जोड़ा जा सकता है, या फिर आप यहाँ से इनको सी एक्सेस भी मिल सकता है असम के थ्रू सीधा। तो ये कोशिशें यही हैं कि किसी तरह मेगा प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए बांग्लादेश के होते हुए, वो जो बाकी रीजन से वहाँ तक पहुँच जाए। तो ये गेलेपू किसका प्रोजेक्ट है? भूटान का मेगा सिटी प्रोजेक्ट। किसको जोड़ रहा है? असम का कौन सा रीजन? कोकराझार। तो कोकराझार इज इन आसाम एंड गेलेपू इज इन भूटान। याद रखिए, भूटान का मेगा सिटी प्रोजेक्ट। इसमें एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया जाएगा, जो कि कोशिश करेगा वहाँ पर और डेवलपमेंट एरियाज को पुश। आगे बात आती है पापा न्यू गिनी की। पापा न्यू गिनी में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिसके लिए भारत की गवर्नमेंट ने $1 मिलियन इनको सपोर्ट की राशि में दी है। अब पहली बात, कहाँ पर हुआ है ये है असल में माउंट उलावून, एक जगह है वहाँ पर। माउंट उलावून कहाँ है? ये है पापा न्यू गिनी। इसकी लोकेशन देख लीजिए। पापा न्यू गिनी कहाँ पर है? इंडो पैसिफिक ओशन का पार्ट है ये। साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया वगैरह के जस्ट बाद आपका पापा न्यू गिनी शुरू होता है। नीचे ऑस्ट्रेलिया है आपका। इस मैप से आपको क्लियर दिखेगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है पापा न्यू गिनी। ठीक है, पापा न्यू गिनी में हुआ क्या है? एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। कहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है? उस माउंट का नाम याद कर लेते हैं हम, वो है माउंट उलुवुन। माउंट उलुवुन ये रहा, यहाँ पर लोकेटेड है। पापा न्यू गिनी का रीजन ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह आपको ये पता है कि माउंट उलुवुन में ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए माउंट उलुवान किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप उसको मंगोलिया नहीं बोलेंगे, उलवंतोर है वो, ये उलवुन है। और ये कहाँ पर है? वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ हुआ है? तो पापा न्यू गिनी में। ठीक है, पापा न्यू गिनी में लगातार वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। माउंट उलुवुन की बात हो गई, पोर्ट मॉरेस्बी की बात हो गई, पॉइंट मानम की बात हो गई, या किम्बे की बात हो गई, लगातार होते रहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन इन रीजन्स के आसपास। तो याद रखिए, पोर्ट मॉरेस्बी कहाँ पर है, उलुवुन वॉल्केनो कहाँ पर है, मानम वॉल्केनो कहाँ पर है। मानम वॉल्केनो और उलुवुन वॉल्केनो दोनों एक्टिव वॉल्केनोज हैं, और दोनों ही पापा न्यू गिनी में है। पापा न्यू गिनी की लोकेशन याद रखिए, ये आपको साउथ ईस्ट एशिया के पास पड़ता है। क्या आपको क्लैरिटी है कतर कहाँ पे सिचुएटेड है? कौन सी जगह कतर है? कतर किस रीजन में है? पर्शियन गल्फ के पास है या रेड सी के पास है? रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज है? आपके पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्रीज है? निकारागुआ न्यूज़ में था, निकारागुआ कहाँ सिचुएटेड है? और अलग अलग तरह की चीज़ें, जो ऐसे भी क्वेश्चन आप देखते हैं, उनका क्या रेलेवेंस है? क्या उनके आसपास कोई माउंटेन रेंजेस हैं? क्या इंडिया कोई वहाँ से नया ट्रैवल रूट प्लान कर रहा है? इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप कह सकते हैं कि प्लेसेस इन न्यूज़ को आपने ढंग से कवर किया है। ठीक है, तो चलिए, इस सेशन के बाद आपको ये सब पता लग जाएगा जो मैंने आपसे पूछा है, याद रह जाएगा आपको। तो पहली चीज़, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
It is located in the southwestern Ghat, surrounded by Parambiculam Tiger Reserve on the east, Chinar Wildlife Sanctuary and Iravikulam National Park on the southwestern side, the Karyan Shola, Grass Hills and Manjampatti Tiger Reserve को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा यूनेस्को द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है। अब पॉइंट ये समझने का कि पूछा जा रहा है ये सब के आसपास जो है, तो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसको पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली हुई है। अगर आपको ऑप्शंस पता है तो काफ़ी इजी है समझना, मुदुमलई, बांदीपुर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और अन्नामलई टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर क्या है मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में, क्या आपने इसको पढ़ा है ढंग से। हम इसको तो नहीं पढ़ेंगे पर हम ये जानेंगे कि आज जैसे एक प्लेस इन न्यूज़ है, अगर आपको वो पता होती उसकी लोकेशन किस राज्य में है तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये चीज़ें यहाँ है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको टाइगर रिजर्व की लोकेशन याद रखनी ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, सूडान, इजिप्ट, यमन, इरिट्रिया एंड सोमालिया। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द रेड सी। रेड सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, इनके बारे में आपसे पूछा गया तो क्या क्या कंट्रीज हो सकती हैं। ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4 ऐसे क्वेश्चन या ऑल 5 ऐसे पूछे जाते हैं। तो आई गेस ये भी कंसिडरेबली इजी है, अगर आप इमेजिन कर पाओ कि मैप कहाँ था, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो आज हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया दोबारा क्योंकि हमने एक तो पहले वीडियोस में रिवाइज किया हुआ है, दूसरा रिसेंटली कतर में एक बड़ी न्यूज़ बनी है जो कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ के पास। तो पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्रीज भी आपको याद होनी चाहिए। पहली चीज़ जो कतर है वहाँ पर 8 इंडियन एक्स नेवल ऑफिसर्स, इंडिया के 8 ऐसे लोग थे जो पहले नेवी में थे और रिटायरमेंट के बाद वो जाके कतर में काम कर रहे थे। उन्हें एक रात कतर की पुलिस उठाती है और एस्पियोनाज, जासूसी के केस में उन्हें जेल में डाला जाता है और फिर वहाँ की एक कोर्ट उन्हें मौत की सज़ा सुनाती है। उनका आरोप कि ये लोग इजराइल की तरफ से स्पाइंग कर रहे थे कतर की एक सबमरीन डील के ऊपर। क्या इन्होंने ऐसा किया? इनका कहना बिल्कुल भी नहीं। और ये मौत की सज़ा सुनाने के बाद इंडिया बहुत सख्ते में था कि 8 इंडियन ऑफिसर्स को मौत की सज़ा सुना दी गई है, अब क्या होगा। तो एक ऑप्शन ये था कि जो उनके अमीर है यानी जो उनके किंग है वो अगर उन सबको माफ़ कर दें, वहाँ पर सिस्टम होता है पार्डन का, राजा तो माफ़ कर ही सकता है, तो इनकी सज़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले सरकार गई और जो हमारी एम्बेसी थी वो गई कोर्ट, और अब कोर्ट ने वहाँ फैसला सुनाया है कि इनकी मौत की सज़ा हटा दिया उनको, और 8 से लेकर 25 साल तक की या फिर 3 साल की भी सजाएं झेल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद। लेकिन अगर ये निर्दोष है तो छूट जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो चलने वाली हैं। इसी में कुछ एस्पेक्ट है जो हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कतर कहाँ लोकेटेड है। कतर के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो गया है जिसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कतर कहाँ पे लोकेटेड है, जीसीसी काउंसिल, OIC और इस तरह की तमाम चीज़ें कतर क्यों रेलेवेंट है ये सब। तो अगर आपको टाइम मिले देखिए, जहाँ मैंने कम से कम वो देखने के बाद आपका कतर का सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा जो आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए कि क्या कतर पर कोई क्वेश्चन आ गया, मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स पर कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ से आप कर सकते हैं। पर अभी आते हैं इस पर। कतर यहाँ लोकेटेड है। कतर किस जगह लोकेटेड है? पर्शियन गल्फ में। अब सीधी सी बात है, कतर के आसपास कौन सी कंट्रीज है पहले ये बताइए। तो कतर यहाँ है। कतर के इधर एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है बहरीन। कतर जहाँ सिचुएटेड है, अगर इसे खंबा मान ले तो जो ज़मीन इस पर खड़ा है वो सऊदी अरेबिया, इधर है UAE, इधर है ओमान, ऊपर है ईरान। तो मुख्य रूप से कतर की सराउंडिंग कंट्रीज अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया ही इकलौती कंट्री है जिससे इसका बॉर्डर लगता है। बाकी इसके पड़ोस में बहरीन है, UAE है, पर्शियन गल्फ के उस तरफ ईरान है। जब आप ये चीज़ समझ रहे हो तो कतर में इंडिया के लिए रेलेवेंस क्या है? कतर में बहुत से लोग इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, लगभग 9 लाख के आसपास, जहाँ से रेमिटेंसेज इंडिया में बहुत सारे आते हैं। कतर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल गैस का हब है जहाँ से बहुत सारी नेचुरल गैस मिलती है, इंडिया उसको इम्पोर्ट करता है। याद रखिए नेचुरल गैस पेट्रोल और ऑयल की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है, सस्ता और एफिशिएंट भी होता है अगर लॉन्ग टर्म यूज़ की तरफ से देखा जाए तो, इसलिए इंडिया यहाँ से नेचुरल गैस भी खरीदता है। अब अगर आप देखो पर्शियन गल्फ का हिसाब, तो पर्शियन गल्फ के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान, ऊपर क्या है आपको ईरान, और इसके साइड में क्या होगा? ये कौन सी कंट्री, मुझे गेस करके बताइए। ईरान के पास कौन सी कंट्री लगती है? काफ़ी सिंपल है, इराक। तो आपको पता लग गया पर्शियन गल्फ के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं रेलेवेंट तरीके से, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं रेड सी की, तो रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है कंपेयर इट विद पर्शियन गल्फ? तो रेड सी के आसपास जनरली कहा जाता है 9 कंट्रीज हैं। रेड सी के आसपास जो 2 मुख्य और इलाके हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक है गल्फ ऑफ अकाबा और दूसरा गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता भी है कौन? रेड सी। और गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जो है इस पूरे वाटर बॉडी को दिखाता है। ये है आपका गल्फ ऑफ स्वेज, यहाँ पे स्वेज कनाल बनी हुई है। ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ये है रेड सी, ये है गल्फ ऑफ एडन नीचे आपको दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी हैं, 9 कंट्रीज मैंने बोली, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये आपको दिख रही है यहाँ पे स्वेज कनाल है, स्वेज नदी, स्वेज कनाल जो है और नाइल रिवर यहाँ बहती है। कौन सी कंट्री है? तो इजिप्ट।
इजिप्ट के नीचे कौन सी कंट्री है? सूडान है। सूडान के नीचे कौन सी कंट्री है? इरिशिया है। इरिशिया के नीचे कौन सी कंट्री है? जिबूटी है, यहाँ से आपको दिखेगा, और जिबूटी के पास सोमालिया है। तो ये हो गई कितनी कंट्रीज? फिर से देखते हैं, इजिप्ट, सोमालिया, इजिप्ट, सूडान, इरिशिया, सोमालिया और एक जिबूटी। तो आपकी 5 कंट्री इधर हो गई। दूसरी साइड कौन कौन सी कंट्री है? तो अगर हम ऊपर से देखें तो कई जगह इजराइल को भी इसका पार्ट देखा जाता है। इजराइल से भी इसका, यानी कि कोना सा गल्फ ऑफ अकाबा है ये, ठीक है। तो गल्फ ऑफ अकाबा को देखें तो यहाँ इजराइल का बॉर्डर भी लग रहा है, यहाँ सिनाई पेनिनसुला है, इजिप्ट का हिस्सा है ये, यहाँ पर जॉर्डन है। तो इजराइल, जॉर्डन दोनों इसका पार्ट है। जॉर्डन के बाद सऊदी अरेबिया भी आपको दिख रहा है, फिर आपको नीचे यमन भी दिख रहा है। तो कितनी कंट्रीज हो गई? 9 कंट्रीज हैं जो रेड सी के बॉर्डर को टच करती हैं। अगर हम पर्शियन गल्फ की बात करें तो ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान पर्शियन गल्फ को टच करते हैं। और गौर करिए, एक ही ऐसी कंट्री है जो पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों को टच करती है, तो उसे कहते हैं सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे थे, कतर, वो कहाँ है? पर्शियन गल्फ में है। उसके आसपास कौन सी कंट्रीज है वो भी जान लिया आपने। पर्शियन गल्फ और रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है समझ गए। अब देखिए, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर है। अब गल्फ ऑफ अकाबा से कोशिश कर रहा था इजराइल की एक नया रूट बनाए जिससे वो जोड़ दे मेडिटेरेनियन से, ताकि जो यहाँ स्वेज कनाल है इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाए। इसी के लिए कहा जा रहा था कि वो शायद यहाँ पर गाजा के आसपास बॉम्बिंग कर रहा था। तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा का रूट जहाँ बनाया जा रहा था। यहाँ पर है क्या जगह? गल्फ ऑफ अकाबा, और यहाँ से बनेगा क्या? गुरियन कनाल। तो गुरियन कनाल की बात की गई एज एन अल्टरनेटिव टू स्वेज कनाल, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है और इसको बनाने की कोशिश लगातार इजराइल कर रहा है, लेकिन इसको समर्थन कभी मिलेगा नहीं, ये बन के शायद सामने आ भी नहीं पाएगा। तो हमने समझ लिया गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन के बारे में। अब मैं अगर से पूछूं, अगर फरासन आइलैंड कहाँ पर है? फरासन आइलैंड इज इन रेड सी इटसेल्फ। ये फरासन आइलैंड, यहाँ पर ही आपके डाकलाक आर्चिपेलागो है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए कहाँ पर है चीज़ें। आई होप बॉर्डर कंट्रीज तो आपको याद हो गई। अब बात आती है कतर की। कतर क्यों रेलेवेंट है? एक तो पर्शियन गल्फ में है, ऑयल नेचुरल गैस का सोर्स है। इंडिया से लगभग 6 से 9 लाख लोग यहाँ काम करने जाते हैं, तो एक रिमिटेंस का इंपॉर्टेंट सोर्स है। लगभग अराउंड 16 बिलियन वहाँ से इंडिया का इंपोर्ट है वो होता है, जिसमें कि यूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अमोनिया, यूरिया कतर से इंडिया इंपोर्ट करता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है कतर को भारत के लिए इसके संसाधन, प्लस एक की दुनिया भर का की नेचुरल गैस सप्लायर है तो वो कतर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर कोई है 2021 की डेटा की बात करूं तो वो कतर ही है। रशिया भी की एक्सपोर्टर है। इंडिया तो रशिया से नहीं ले सकता, गैसेस बहुत दूर है, तो कतर एक वो रोल प्ले करता है। तो ये चीज़ें कतर को बहुत विशेष बनाती हैं भारत के संदर्भ में। अब जब इंडिया के 6-8 नेवल ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई गई, इनको कम करके अब उम्र कैद में तब्दील किया गया। तो यहाँ कुछ सालों पहले का एग्रीमेंट हुआ था, स्वॉप एग्रीमेंट, प्रिजनर स्वॉप एग्रीमेंट। इसके तहत जो प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको, कि अगर कोई सजा याफ्ता कैदी जिसको कतर की कोर्ट ने एक सजा सुनाई है, तो वो व्यक्ति कुछ साल कतर की कोर्ट में काटने के बाद दोबारा भारत आकर भारत की जेल में सजा काट सकता है। अगर वही कोई कतरी नागरिक है जो भारत में है और उसे कोई जेल का टर्म सुनाई दी की सजा मिली, तो कुछ दिन वो भारत की जेल में रह के दोबारा कतर जा सकता है और वहाँ रेस्ट ऑफ अपना टाइम वहाँ की जेल में बिता सकता है। इससे वो देश के लोग जेल में है, एटलीस्ट तो कम से कम अपने देश में है, अगर कभी घर वालों से मिलना हुआ तो जेल में आकर उनको विजिट तो कर सकते हैं, इसलिए साइन किया गया था। तो अब ये अच्छा एक एग्जाम्पल है जहाँ इसका फायदा अब जाके इंडिया को मिल सकता है। ऑलरेडी इंडिया के लगभग 100 लोग वहाँ के जेल में थे, इसको ध्यान में रखते ही ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो उसके तहत इसलिए इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये मामला और सॉर्ट आउट हो जाए। और कहा जाता है कि दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अमीर से मिले थे, तो इसलिए शायद चीज़ें अब और सॉर्ट आउट हो पाए। अगर आप रेमिटेंस देखें तो अराउंड 1.5% रेमिटेंस इंडिया का जो है वो कतर से आता है। अब सोचिए कुवैत, ओमान जैसी कंट्रीज 2.4%, 1.6%, इतना ज़्यादा इंडिया के रेमिटेंसेस में उनका हिस्सा है, यानी इतनी ज़्यादा मात्रा में भारत के लोग जाके गल्फ में काम करें। इसलिए बहुत स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, एनर्जी सिक्योरिटी के हिसाब से गल्फ इंडिया के लिए रेलेवेंट है। आई होप आपको पता लग गया रेड सी और पर्शियन गल्फ और कतर की थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट। कतर, हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, कतर एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी कंट्री है जो नेगोशिएटर का काम करती है मिडिल ईस्ट में, एक ऐसी कंट्री जो ईरान और सऊदी अरब दोनों से अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, इसलिए विवादों में फंस जाती है। वहाँ पर कभी तालिबान का ऑफिस भी हुआ करता था, वहाँ पर हमास का ऑफिस भी है, ताकि उनके बीच में एक नेगोशिएशन हो पाए, बात हो पाए सबसे। और इसी बात को देखते हुए उनके ऊपर अक्सर आरोप लगाते हैं गल्फ की कंट्रीज की ये ईरान का साथ देती हैं, इसलिए इनके साथ तो 2-3 सालों तक जो रिलेशंस थे यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, सब ने सस्पेंड कर रखे थे। कुछ महीनों पहले वो चालू हुआ इसी साल, तो वो
आरोप भी लगातार कतरे पे बनता रहता है। इसी को लेकर मैंने बोला एक वीडियो डिटेल में बना हुआ है इस चैनल पे, परसों ये अपलोड हुआ है, जहां पूरे कतर की पूरी प्रोफाइल कवर करी है हमने, क्या उसकी रेलेवेंस है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिए अगर आपको टाइम मिले तो। उसको देखने के बाद कतर के आप सारे टॉपिक ढंग से कवर कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है पोंग डैम। पोंग डैम कहाँ है भाई? पोंग डैम कांगड़ा में है। अब मुद्दा क्या है, पोंग डैम को इको सेंसिटिव जोन का डेजिग्नेशन मिला हुआ है। मुद्दा यह है कि अब यहाँ के सीएम का कहना है कि भाई हम कोशिश करेंगे कि इनको जो इको सेंसिटिव का जोन है इसका टैग हटाया जाए। क्यों? क्योंकि उनको ये टूरिज्म सेक्टर की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को असल में जो पूरा स्टेट है वो कैसे पुश करना चाहता है? एज अ टूरिज्म हब। तो टूरिज्म हब जब किसी स्टेट को एरिया को पुश करना चाहते हैं तो उनका कहना है कि यहाँ पर पोंग डैम एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो कहाँ पर है भाई कांगड़ा? ये रहा कांगड़ा, स्टेट तो पता ही होगा आपको, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पोंग डैम है। अब कांगड़ा के डिस्ट्रिक्ट को अगर वो डेवलप करना चाहते हैं एज अ टूरिज्म हॉटस्पॉट, तो बाकी के इलाकों में ग्रोथ की बहुत संभावना है और वहाँ इस रीजन में वो और निवेश करना चाहते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि हम यहाँ पर और इसका इको सेंसिटिव जोन का जो डेजिग्नेशन को हटा देना चाहिए, क्योंकि स्टेट को ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक तरह से कहा जा सकता है एनवायरमेंटलिस्ट के लिए है और हमारे लिए भी है, क्योंकि डैम के आसपास बहुत से वेटलैंड्स होते हैं, बहुत से जानवर वहाँ रहते हैं। अगर हम वहाँ पर और इस तरह की डेवलपमेंट एक्टिविटीज लगातार करेंगे तो दिक्कतें बढ़ती ही चली जाएंगी। तो पोंग डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इससे जुड़ा डैम तो नहीं, पर एक ही दुनिया का सबसे पुराना फोर्ट में से एक जो हंटर गैदरर्स ने बनाया था आज से 8000 साल पहले, वो मिला है कहाँ? साइबेरिया में। अब पहला सवाल, साइबेरिया कहाँ लोकेटेड है? साइबेरिया इज इन रशिया। तो यहाँ एक स्टोन एज का फोर्ट मिला है जो हंटर गैदरर्स ने बनाया था। ये उतना रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट ये है, हम बात करें साइबेरिया की। साइबेरिया कहाँ है? रशिया में साइबेरिया है। सबसे ठंडा इलाका दुनिया का साइबेरिया कहा जाता है। यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस में जैसे आपकी व्लादिवोस्तोक हो गया, यहाँ के आसपास वाटर बॉडीज कौन सी है? तो सी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। सी ऑफ ऑक्सफोर्ड कहाँ पर है? रशिया और जापान के बीच में, ये रहा सी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसके नीचे सी ऑफ जापान है, फिर आपको ईस्ट चाइना सी मिलेगा, फिर आपको साउथ चाइना सी मिलेगा। तो मैं अगर आपको बोलूँ कि लेप्टेव सी कहाँ है, तो साइबेरिया के पास है लेप्टेव सी। ये रहा लेप्टेव सी, यहाँ आपको ऊपर दिख रहा है लेप्टेव सी। ये रहा साइबेरियन सी, लेप्टेव सी, सी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सी ऑफ जापान। तो साइबेरिया के साथ इंडिया का कोई नया रूट डेवलप करना चाह रहा है, साइबेरिया के आसपास कोई विवाद है इस रीजन में, तो याद रखिए यहाँ कुरिल आइलैंड्स हैं जिनके बीच में विवाद है। किसके बीच में? जापान और रशिया के बीच में। ये रहे साइबेरिया के आगे एक जगह जिसको रशिया फार ईस्ट कहता है, यानी ये इलाके फार ईस्ट में गिने जाते हैं और यहाँ पर अमुर नदी बहती है और यही एक पोर्ट है व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक से भारत एक नया ट्रेड रूट बनाना चाहता है रशिया के साथ, जहां ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है, जिसे कहते हैं चेन्नई व्लादिवोस्तोक कनेक्ट। चेन्नई से लेकर व्लादिवोस्तोक तक सामान आना जाना, वहां से व्यापार होगा। बाकी जैसे जैसे ये इलाके साइबेरिया का ये आर्कटिक के पास है, तो आर्कटिक धीरे धीरे पिघल रही है। जैसे जैसे आर्कटिक में बर्फ कम हो रही है तो यहाँ एक नया सी रूट डेवलप हो रहा है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। तो नॉर्दर्न सी रूट कहाँ है? तो साइबेरिया के पास जो आपका ये इलाका है आर्कटिक का, ये आपका नॉर्दर्न सी रूट कहलाता है। इंडिया जो नया रूट देख रहा है वो ये है व्लादिवोस्तोक से सीधा चेन्नई जाने वाला, ताकि बहुत समय बचाएगा इंडिया के लिए। एक और अल्टरनेटिव रूट INSTC रूट है, यानी मुंबई से आप पहले ईरान गए, ईरान के पास से आपका एक रूट जाएगा लैंड रूट जो आपको कैस्पियन सी तक जाएगा। कैस्पियन सी से फिर आपका सी रूट चला, वो रशिया पहुंचा, फिर यूरोप पहुंचा। रशिया का आपका रूट इस तरह रेलवे रोड होते हुए, समंदर होते हुए इंडिया रशिया को एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक ये हो गया। फिर चेन्नई और व्लादिवोस्तोक रूट दूसरा ट्रेड रूट है इंडिया रशिया के बीच में, और ऊपर जो नॉर्दर्न सी रूट है वो डेवलप हो रहा है आर्कटिक के रीजन में। तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। साइबेरिया न्यूज में क्या होता है, हंटर गैदर का 8000 साल पुराना एक फोर्ट वहां मिला है। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर कि जो मैंने आपको पहले बोला, एनिमल रिजर्व्स। अनामलई एनिमल रिजर्व को बहुत रेलेवेंट माना जाता है ग्लोबली। क्या साउथ के अलावा और भी कई ऐसा रीजन है जहाँ इंपॉर्टेंट कोई ऐसा जू है जहाँ पर हमें रिसेंट चीज़ें न्यूज़ में रही हो? तो वो है नंदनकानन जू। नंदनकानन जू कहाँ पर है? नंदनकानन जू एग्जैक्टली किस लोकेशन में? तो उड़ीसा में है ये। और ये न्यूज़ में रहा क्योंकि वहाँ पर अफ्रीकन लायन और दुबई सफारी से लाए गए थे, चीता लाए गए थे, तो जो जोनल अथॉरिटी है वहाँ की उसने अलाउ कर दिया इन चीज़ों को, तो इसलिए न्यूज़ में रहा ये। तो ये न्यूज़ में आते ही इससे पता लगता है कि ऐसा कुछ कहाँ पर है हमारे अलग अलग देशों में, अलग अलग हिस्सों में। ये उड़ीसा में भुवनेश्वर की बात की गई है। तो नंदनकानन कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है अनामलई या साउथ इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व के साथ साथ। न्यूज़ में है इसलिए मैंने आपको एक बार कहा नंदनकानन कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। अब नंदनकानन की लोकेशन आपको देखनी है
तो यहाँ है। इसके अलावा उड़ीसा में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और हैं, जैसे सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व है, काफ़ी फेमस है। कि आपको पता है सिम्पलीपाल कहाँ पे है? तो सबसे पहले उड़ीसा के ऊपरी हिस्से में आपको सिम्पलीपाल मिलेगा। इसके बाद हरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भीतरकनिका तो पता ही होगा आपको, यहाँ वेस्टर्न घाट के जस्ट यहाँ करीब होता है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। फिर बालूखंड कोणार्क आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऊपर चंद्रका चंपारण है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर और है वो है देवगढ़ की ये रही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो कि स्टेट वाइज अगर आप ये जो फॉरेस्ट रिजर्व है उनको याद करो तो काफ़ी आसान आपके लिए होगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए जहाँ डिटेल में आपको अलग अलग तरीके से याद कराने की कोशिश इसकी की जाए। ठीक है, तो अब ये पता लग गया। अब दूसरा अन्नामलाई की बात हो रही है, कहाँ पर है भाई? तमिलनाडु में लोकेटेड है अन्नामलाई। यहाँ आपको दिख रहा है बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स और बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिखती है, क्योंकि बहुत हरा भरा इलाका है। तो इसीलिए इसकी रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। हमने इसको अपने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अगला, जापान अब एक नई लैंडिंग करना चाह रहा है चंद्रयान 4 को, जो चीज़ काफ़ी प्रभावित कर सकती है। असल में एक मिशन है जापान का जो जा रहा है चांद के ऊपर, उसकी लैंडिंग से पता चलेगा किस हद तक इंडिया जापान कोलैबोरेट कर पाएंगे। चंद्रयान 4 जो मिशन होने वाला है ये ऐसा मिशन है जो मून पर लैंड करेगा रोवर, वहां से सामान इकट्ठा करेगा, दोबारा उड़ान भरेगा और धरती पे वापस आएगा। तो इसको करने के लिए इंडिया और जापान कोलैबोरेट करने वाले। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम बताइए मुझे, जाक्सा नाम है उसका। तो जाक्सा और नासा का एक जॉइंट मिशन ये होने वाला है। लेकिन इससे पहले जापान खुद का एपिक स्लिम भेज रहा है मून पर। स्लिम एक बहुत छोटा लूनर ऑब्जेक्ट है जो वहां की धरती पर उतरेगा। अब ये सॉफ्ट लैंड करेगा मून पे 19 जनवरी को। तो इसकी लैंडिंग से पता लगेगा कि स्लिम और जो टेक्नोलॉजी है क्या वो सही है या कुछ दिक्कत है। अगर ये सक्सेसफुल हो पाता है तो वो ऐसी 5वीं कंट्री बनेगी जापान जो कि मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगी। चंद्रयान 3 के बाद ये अगली कंट्री हो सकती है। तो इसके बाद चंद्रयान 4 पे हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे, जिस पर जो एक बहुत बड़ा मिशन होगा। जो चंद्रयान 3 है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा और वृहद पैमाने पे काम होगा, जो वहां से मटेरियल उठा के धरती पे वापस भी लाएगा। तो ये कौन कर रहा है? जापान। जाक्सा किसके साथ? इसरो के साथ। चंद्रयान 4 की बात हो रही है। स्लिम सक्सेसफुल होता है या नहीं, इस पर बहुत चीज़ें निर्भर करेंगी। तो स्लिम इसको जापान का जो फर्स्ट लूनर सरफेस मिशन कहते हैं, इससे पहले इन्होंने जो कोशिश की वो सफल नहीं हो पाई थी। अब देखिए जापान कहाँ पर है? सी ऑफ जापान यहाँ पर है। सी ऑफ जापान के नीचे येलो सी है, उसके नीचे ईस्ट चाइना सी है, इसके नीचे साउथ चाइना सी है। इसके ऊपर क्या है? सी ऑफ ऑक्सशॉट, जो हमने देखा था अभी रशिया जापान के मैप के बीच में। तो ये जो वाटर बॉडीज है क्लियर होनी चाहिए आपको, कि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कहाँ पर सी ऑफ ऑक्सशॉट है, कहाँ सी ऑफ जापान है, कहाँ कुरिल आइलैंड्स है। कुरिल आइलैंड्स कहाँ है? तो रशिया और जापान के बीच में कुरिल आइलैंड्स है। तो ये आपको डायरेक्शन से यहाँ पे हमने एक बार बस रिवाइज कर लिया। आगे एक देश है निकारागुआ, जिसके बारे में सुना बहुत कम होगा। सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री जहां बार बार लगातार अब इंडियंस जा रहे हैं। क्यों? जहाँ की वीजा प्रोसेस भी क्लियर नहीं है। तो निकारागुआ कहाँ पर है? सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है जहां पर हो रहा है डंकी प्रोसेस। काफी फेमस फिल्म शाहरुख खान की आई थी डंकी, जिसके तहत लोग इलीगली अमेरिका या यूके घुसने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यह है कि निकारागुआ में अचानक इंडिया से बहुत सारे लोग जाने लग गए हैं, और वहां कभी कोई इंडियन जाता भी नहीं था घूमने। अक्सर ये लोग इसलिए जाते हैं कि वहां से बॉर्डर को क्रॉस करके वो अमेरिका में घुस पाए। तो रूट ऑफ डंकी से कहते हैं हम, जहां इंडिया से लोग जाते हैं साउथ सेंट्रल अमेरिका की कंट्री निकारागुआ, जो आपको बिल्कुल ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका के बीच में दिखेगी। यहाँ पहुंच के, क्योंकि यहाँ एंट्री करनी आसान है, तो यहाँ से या लैंड रूट से या सी रूट से वो कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह अमेरिका में घुस जाए या वहां से कनाडा चले जाए, जिसके तहत उनको कुछ काम या रोजगार मिल पाए। अचानक से देखा गया है कि निकारागुआ में बहुत से पंजाबी और गुजराती लोग जाने लग गए हैं एज फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म। पर वहां टूरिस्ट कोई क्यों जाएगा जो आज तक कभी भारत से बाहर नहीं गया? तो इसके पीछे वजह कहा जाता है डंकी प्रोसेस ही वो कारण है। तो इसीलिए ये रीजन कहा जाता है जहां ऐसी न्यूज चल रही है। अब इस रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज है देख लीजिए। कैरेबियन सी यहाँ पर है, कैरेबियन सी के ऊपर क्यूबा है, यहाँ पोर्टो रिको है, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर। साउथ पैसिफिक और कैरेबियन सी के बीच की कंट्री है निकारागुआ। निकारागुआ के अगर आप लोकेशन को देखकर कहाँ पर है पता लग गया। अब देखो साउथ अमेरिका की कंट्रीज भी हमने डिस्कस की हुई है पहले। 2 ट्रेड ग्रुप्स हमने डिस्कस किए थे। मर्कूसर कौन कौन सी कंट्रीज थे आपको याद है? पैसिफिक अलायंस में कौन कौन सी कंट्री थी कि आपको याद है? मुझे बताइए। साउथ अमेरिका की 3 जो हमने ट्रेड ग्रुप्स डिस्कस किए थे, क्या क्या नाम है उनके? मैं आपको जवाब आज नहीं दूंगा, अगली क्लास में दोबारा इसका जवाब दूंगा। आई होप आपको याद हो, हमने कई बार डिस्कस किया है।
क्या क्या डिफरेंस है इनमें, कौन कौन सी कंट्री दोनों का पार्ट नहीं है। दो बड़े ग्रुप हैं यहाँ, पैसिफिक अलायंस और दूसरा है मर्कूसर। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो दोनों का पार्ट नहीं थी, तो उन्होंने अपना अलग ही ग्रुप बना लिया था सेंट्रल अमेरिका के देशों को मिलाकर। वो कौन सी कंट्रीज थी मुझे बताइए। तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। हमने कई चीज़ों के बारे में जाना, और अब आप अगर दोबारा जाए उस मैप पे तो आपको कई चीज़ें पता लग जाए। यानी यहाँ निकारागुआ कहाँ पर है, नंदन कानन जो है वहाँ कहाँ पर है, रेड सी के आसपास कौन सी कंट्री है, पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सी कंट्री है, कतर की लोकेशन कहाँ है। Consider the following countries and islands: Somalia, Socotra Islands, Yemen, Djibouti. How many of the above border the Gulf of Aden? अब बात हो रही है किसकी? गल्फ ऑफ एडन की। मैंने यमन का नाम लिया था। कोई आप कनेक्शंस ड्रॉ कर पा रहे हैं? कोई बात नहीं। ऑप्शंस देखिए, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। अभी जो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछने लग गए हैं, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई हैं एस्पिरेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट्स देख रहे हैं तो आई गेस आप गेस कर पाएंगे कहाँ पर लोकेटेड है ये, क्योंकि हमने मैप्स पे बार बार देखा। पिछले मैप्स में आप देखिए, ये रहा रेड सी, तो इसके आसपास ही कहीं गल्फ ऑफ एडन है। कहाँ पर लोकेटेड है, आइडिया है कुछ? तब तक आप सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following countries is participating with India in the Desert Cyclone 2024 Joint Military Exercise? याद रखिए, बात हो रही है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, ना कि नेवल एक्सरसाइज की। 2024 में होने वाली है, नाम है डेजर्ट साइक्लोन। कौन इनमें से उसका पार्ट है? इंडिया के साथ होती है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, या जॉर्डन है, या फिर इनके अलावा कोई और है। वैसे 4 ऑप्शन है तो इनमें से ही कोई है, लेकिन मुझे आप ये भी बताइए कि अगर आपको पता है इसका आंसर तो ये कहाँ हो रहा है, ताकि आपकी थोड़ी करंट के नॉलेज भी चेक हो जाए। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन जरा देख लेते हैं, इनका आंसर्स क्या है। तो पहले हमने देखा दोनों ही क्वेश्चन वेस्ट एशिया से रिलेटेड है, जहां पर पिछले हफ्ते हमने इस कंट्री की बात की थी, कतर की। कतर, पर्शियन गल्फ के आसपास की कंट्री, कतर की रेलेवेंस क्या है ये हमने जाना था। आज हम एक और रीजन यानी रेड सी के बाद की कंट्रीज के बारे में जानेंगे, यानी गल्फ ऑफ एडन के बारे में जानेंगे। गल्फ ऑफ एडन यहाँ पर है, ये इलाका है बाबल मंदेब, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो बाबल मंदेब के बाद आपका रीजन जो है वो आप गल्फ ऑफ एडन में नॉर्मली काउंट करते हो। तो यहाँ पर जो कंट्रीज है वहाँ आपको यमन दिख रही है इजिली, सोमालिया दिख रही है, जिबूटी भी दिख रही है। तो सिंपल आंसर है, अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप कहेंगे ओनली 3 इज द आंसर। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ऑल 4 आर करेक्ट आंसर्स? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एक कंट्री है जिसके बारे में आप नहीं जानते वो है सोकोट्रा आइलैंड्स। लेकिन ये क्या ये कंट्री है? नहीं, ये कंट्री नहीं है, ये एक आइलैंड है। और क्वेश्चन को गौर से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कंट्रीज एंड आइलैंड्स। ये जो सोकोट्रा आइलैंड है, पहली बात ये सिचुएटेड कहाँ है? तो असल में ये गल्फ ऑफ एडन में ही सिचुएटेड है। ये रही, या छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, ये है सोकोट्रा आइलैंड। और ये आइलैंड असल में पार्ट है किस कंट्री का? तो यमन का। तो इसलिए हम कह सकते हैं गल्फ ऑफ एडन को ये बॉर्डर कर रही है, क्योंकि उसी रीजन में है ये। और यहाँ पर आपका सोकोट्रा आइलैंड है जिसके ऊपर यमन का शासन है। कुछ टाइम तक पहले यमन में जो राज किया करते थे वही इस पर कंट्रोल करते थे। कुछ समय यहाँ पोर्टुगीज शासन रहा, लेकिन दोबारा यहाँ पर शासन आ गया था यमन की गवर्नमेंट का। तो अभी यहाँ पर कह सकते हैं हौतीज जो अभी जो विवाद यहाँ पर बने हुए हैं, हौतीज ऑपरेट करते हैं यमन से ही, जहाँ इन्होंने फायरिंग की और लूटने की कोशिश शिप्स को कर रहे हैं। उससे लड़ने इंडियन नेवी भी काफ़ी एक्टिव इस रीजन में दिखी, अमेरिका नेवी भी आ रही है यहाँ पर। तो उसी के पास ये आइलैंड है सोकोट्रा आइलैंड। कहाँ पर है? वो अगेन गल्फ ऑफ एडन में ही है। तो इसलिए ये इसका सही आंसर होगा, ऑल 4। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री है जो गल्फ ऑफ एडन के आसपास है। तो देखिए, इरिशिया या जिबूटी, क्या है ये? कौन सी कंट्री है? जिबूटी है, सोमालिया है, इरिशिया है। ये तो आपको पता होगा। सींग वाली कंट्री सोमालिया, दिस इज सोकोट्रा। यमन है। असल में इंटरेस्टिंगली ये नाम संस्कृत से आता है, सोकोट्रा आइलैंड्स। इसका मतलब होता है ऐसा द्वीप जो बहुत संपन्न और समृद्ध हो। तो वो असल में यमन के पास की एक आइलैंड है जिसपे यमन की जो गवर्नमेंट वहाँ रहती है, अक्सर उन्हीं का कंट्रोल इस रीजन पे रहता है। हमने ये आंसर तो समझ लिया। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये किस कंट्री के साथ हो रहा है? ये भी यहीं सिचुएटेड एक कंट्री के साथ हो रहा है, यानी दुबई के साथ। आप मुझे बताइए दुबई कहाँ सिचुएटेड है? यूएई में। तो कंट्री का नाम क्या है? यूएई। यूएई कहाँ सिचुएटेड है मुझे बता सकते हैं आप इस मैप पे जरा देख के? यूएई किस ओशन के पास है? चलिए, जापान, जहां पर एक बहुत भीषण अर्थक्वेक आया, 7.6 रिक्टर स्केल पे ये भूकंप आया। और ये भूकंप इतना बड़ा है कि इसमें लाखों लोगों की जानें जा सकती थी, लेकिन जापान में अभी तक अनफॉर्चुनेटली 100 लोगों की जानें गई हैं। जापान अर्थक्वेक्स को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल करता है, लेकिन फिर भी इतना भीषण अर्थक्वेक था कि यहाँ जापान में भी लोगों की जानें गई हैं। इससे पहले पिछले साल टर्की में कुछ भूकंप ऐसे हमें देखने को मिले थे इसी पैमाने के, और जहां बहुत से लोगों की जानें गई थी। अभी यूएन ने $1,000 की $100,000 एड प्रोवाइड की है उनको, लेकिन ये जो स्थिति खराब हुई है जापान की, वो क्यों हुई है? इसके पीछे क्या ज्योग्राफी है और क्या लोकेशन है? तो जापान हम सबको पता है कहाँ पर है, पैसिफिक का पार्ट है, ये रहा जापान।
तो जापान जिस लोकेशन पर है ना, असल में वो लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कई सारी धरती की जो प्लेट्स होती हैं, वहाँ पर धरती प्लेटों में बटी हुई है, उनमें जापान की लोकेशन ऐसी है जहाँ पर कई सारी प्लेट्स हैं आसपास में, जिनकी मूवमेंट की वजह से वहाँ भूकंप की स्थिति बनी रहती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जापान दिख रहा है, ये रहा कोरिया, चाइना, रशिया। यहाँ एक यूरेशियन प्लेट है, यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ देखिए पैसिफिक प्लेट है, ये फिलीपीन की प्लेट है, इसे माइनर प्लेट कह सकते हैं, यूरेशियन प्लेट तो मेजर प्लेट है। फिर यहाँ आपको टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री दिख रही है, तो इस बाउंड्री के बहुत करीब बसा हुआ है जापान। तो इनमें अगर ज़रा सा भी मूवमेंट होता है, क्योंकि प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है, उनकी हल्की सी भी जब सबडक्शन कहीं होता है, चेंजेस आते हैं, तो भूकंप बहुत भयावह आता है, जहाँ पर जापान को इसको झेलना पड़ता है। लेकिन जापान ने अपने आर्किटेक्चर को, अपने कंस्ट्रक्शन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बिल्ड किया है कि वो ऐसे अर्थक्वेक्स को झेल सके। जापान में काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स आए हैं जो 7 स्केल्स के भी बड़े बड़े हुए हैं, जो कहीं और आए तो तबाही मच जाए। तो असल में जो प्लेट बाउंड्री के पास होने वाली इसकी सिचुएशन है, इसी की वजह से जापान में बहुत से भूकंप आते हैं। अगर हम देखें जो इस बार का भूकंप आया उसका एपिसेंटर कहाँ है, तो इशिकावा में इसका एपिसेंटर है। ये रहा वो रीजन, इसको अगर आप देखें तो और डिटेल में यहाँ दिखाया गया है, जहाँ एपिसेंटर पे तो बहुत ही भीषण भूकंप आया था, और आपको तस्वीरों में दिख ही रहेगा कैसी तबाही यहाँ पर मची है। 1 जनवरी पे ही जापान को नए साल के साथ साथ ये ऐसा भूकंप देखने को मिला जहाँ कई लोगों की तो सपने उजड़ गए। तो ये प्लेट बाउंड्री की जो लोकेशन है यहाँ कुछ ऐसा है कि जापान को अगर आप देखें, जापान के पास ही फिलीपीन की सी की प्लेट है, पास में पैसिफिक प्लेट है। ये जब मूव करती है तो इनकी मूवमेंट की वजह से यहाँ हल्का सा मूवमेंट अगर होता है, और उस मूवमेंट की वजह से सिस्मिक वेव्स क्रिएट होती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है। लेकिन कहानी यही नहीं है, क्योंकि आसपास बहुत सारे ओशंस हैं, तो ओशंस के नीचे की मूवमेंट्स भी जब होती है तो उसकी वजह से भूकंप आते हैं। और जब ओशन के नीचे अर्थक्वेक कोई बहुत बड़ा घटित होता है तो वहाँ पे सुनामी भी आती है, और यही जापान में सुनामी भी डिक्लेयर की गई थी। इससे काफ़ी पुरानी वो खतरनाक यादें ताज़ा हो गई। तो कई सारे आपको तस्वीरें दिखेंगी जो आपको बताएगा। टोक्यो की लोकेशन को देखिए आप, जो सी प्लेट्स है ये इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, पैसिफिक प्लेट्स इधर की तरफ आ रही है, सबडक्शन भी हो रहा है, इंडक्शन भी हो रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इस लोकेशन पे रहने की वजह से जापान एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां बहुत सारे भूकंप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब क्योंकि ये ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं है तो मैं डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर सकता, नाम ही है लोकेशन इन न्यूज़, पर थोड़ा सा हम समझे क्यों ये हो रहा था। तो प्लेट बाउंड्रीज के डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये होता था, तो ये हुआ है जापान में। अब जापान में ये होने की वजह से कई लोगों की जानें वहाँ गई हैं। जापान का अर्थक्वेक इस रीजन में 4 डेकेड्स का सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था, और इंडिया को इससे सीखना यह चाहिए कि इतने भीषण भूकंप के बावजूद जापान में बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जान माल का। इसका मतलब यह है कि भारत को भी प्रिपेयर रहना चाहिए। अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस इंडिया की क्या है, कौन सी संस्था है जो इंडिया में अर्थक्वेक प्रिपेयरनेस के ऊपर काम करती है। जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या इसको हेड करता है। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर अप्रोच है, हमने अपने देश को कई जोन्स में डिवाइड किया है। जोन 5 में कौन से रीजन है, 4 में कौन से रीजन है। आपको ज्योग्राफी में चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आप मैप्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। जापान में जो हुआ उसका मतलब ये है कि हम थोड़ा ये देखिए कि जापान की कहाँ कहाँ पे कहानी है। जापान का ट्रेंच है पास में, खाई जिसे हम कहते हैं, वहाँ भी दिक्कतें आई। तो फिलीपींस के आसपास और इस रीजन में जो प्लेट्स हैं इनके मूवमेंट की वजह से दिक्कतें आती हैं। और जापान पड़ता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स और अक्सर आपको ज्वालामुखी विस्फोट होते हुए दिखते हैं, इसीलिए ये रीजन काफ़ी सेंसिटिव है इस वजह से। और जापान में अर्थक्वेक फिर एक बार टेस्ट करता है उसी ज्योग्राफिकल रियलिटी को जिसको हम झेल रहे हैं। ये ज्योग्राफी की कहानी हमने देखी जापान की, लेकिन जापान में अर्थक्वेक आया और जो इम्पोर्टेंट शहर है चाइना जापान के, टोक्यो, कोबे, और जो लोकेशन है कि यहाँ पे सी ऑफ जापान है, इस साइड फिलीपीन सी ऑफ जापान है, उसके बाद आपको कोरिया वोरिया दिखता है। लेकिन विवाद सिर्फ यहाँ नहीं, वहाँ तो अर्थक्वेक आया लेकिन दूसरी जगह तो युद्ध की स्थिति बन चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ कोरियन पेनिनसुला की। जापान असल में एक आइलैंड है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। जापान के बाद सी ऑफ जापान आता है, फिर दूसरी साइड रशिया है, और कोरिया का पेनिनसुला आता है। कोरियन पेनिनसुला में कोरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। यहाँ काफ़ी बड़ी जंग लड़ी गई थी, एक तरफ कम्युनिज्म था, एक तरफ कैपिटलिज्म था। आज जो साउथ कोरिया को हम जानते हैं जो बहुत ही विकसित है, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो सब साउथ कोरिया, सोल जिसकी कैपिटल है। दूसरी तरफ प्योंगयांग की नॉर्थ कोरिया है, जिसके ऊपर किम जोंग उन का शासन है। काफ़ी विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। और एक नई चीज़ जो न्यूज़ में आई वो थी एक आइलैंड, उस आइलैंड का नाम था योंगप्योंग आइलैंड। योंगप्योंग आइलैंड असल में साउथ कोरिया का पार्ट है, और वहाँ पर आर्टिलरी फायर की गई साउथ कोरिया के द्वारा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया की तरफ। तो इस आइलैंड में असल में एक छोटी सी मिलिट्री आइलैंड यहाँ पर है, यहाँ पर साउथ कोरिया का एक मिलिट्री बेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज योंगप्योंग आइलैंड, तो अक्सर हम प्योंगयांग से सोचते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया का पार्ट होगा, लेकिन नहीं। असल में योंगप्योंग जो आइलैंड है ये कोई मिस स्पेलिंग नहीं है, असल में ये साउथ कोरिया का एक
आइलैंड है जहाँ पर उनका छोटा सा आर्मी बेस है। इसके ऊपर लगातार फायरिंग करी थी नॉर्थ कोरिया ने, और यहाँ कम से कम 2000 लोग भी रहते हैं मिलिट्री बेस होने के बावजूद। तो वहाँ हमले से वहाँ के लोग काफ़ी डर गए थे, और साउथ कोरिया ने अब जवाबी हमला भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर कर दिया है, कुछ फायरिंग की है वहाँ से। लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि हमारे सिविलियंस अपने लिए एक सिक्योर जगह पे चले जाएं। तो यहाँ जो लोकेशन है वो ये समझिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बाउंड्री है जिसे कहते हैं डीमिलिटराइज जोन, ठीक है। और इसे 38th पैरेलल भी कहते हैं। यहाँ पर ही 38th जो आपका एक मैप के थ्रू देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ना, ये जो 38th पैरेलल से कहते हैं, ये वो लेटीट्यूड है जो यहाँ से पास करता है। तो असल में जो ये जो लाइन है इसको हम 38th पैरेलल कहते हैं कि 38th पैरेलल के आसपास यहाँ पे जो डीमिलिटराइजेशन हुआ था, जो सीज फायर हुआ था, इस तरह से हुआ था। तो असल में मिलिट्री डिमार्केशन लाइन कुछ इस तरह जाती है, यानी ये जो आपको डार्क ब्लू में दिख रही है ये लाइन है, इसके आसपास का रीजन है डीमिलिटराइज जोन। मगर ये फिर भी दुनिया की सबसे ज्यादा हैवीली मिलिटराइज जगह है, दोनों तरफ भारी तादाद में सेनाएं खड़ी हैं। इंडिया पाकिस्तान जैसे बॉर्डर का हाल यहाँ पर हो रखा है। तो 38th पैरेलल किससे जुड़ा हुआ है? तो कोरिया और कोरियन पेनिनसुला के विवाद से जुड़ा हुआ है। डीमिलिटराइज जोन की जो हम बात करते हैं वो भी वहीं पर है, उसी के पास में है। और अभी जो विवाद हुआ इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने रॉकेट्स फायर किए साउथ कोरिया में, और आर्टिलरी की फायरिंग हुई कहाँ पर? योंगप्योंग आइलैंड के ऊपर, ठीक है। लगातार फायरिंग हुई है। इसके अलावा डोंगक्योंग के ऊपर भी बात की गई, वहाँ पर भी कुछ फायरिंग हुई है। तो कई सारी हमले यहाँ पर हुए हैं, कई लोगों की जाने की संभावना भी यहाँ पर है। तो ये विवाद असल में कोरिया का है, जहाँ बात नॉर्थ कोरिया कहता है हम कोरिया को यूनिफाई कर लेंगे, दोनों एक ही कोरिया और हम असली कोरिया हैं, जबकि अभी नॉर्थ और साउथ कोरिया दो का डिवीजन हुआ पड़ा है। साउथ कोरिया काफ़ी इंडिया के साथ काफ़ी व्यापार करती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप आइलैंड में देखो तो यहाँ पर मेनली उनके मिलिट्री बेसिस थे, लेकिन उनके जो फायरिंग्स हुए मेजरली वो सिविलियन एरियाज में भी गिरे हैं। बदले में साउथ कोरिया ने भी कुछ अब कहा है कि हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, लेकिन सिविलियंस को उन्होंने पहले सेव करने की बात की है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अभी तक वॉर में ही है। 1953 में वॉर शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक इसमें एक पीस ट्रीटी नहीं हुई है। तो पीस ट्रीटी ना होने की वजह से हम कह सकते हैं कि अभी भी ये वॉर में, जैसे हम कहते हैं साउथ कोरिया और रशिया अभी तक एक वॉर में ही थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक, क्योंकि उन्होंने कभी कोई पीस एग्रीमेंट साइन नहीं की कुरिल आइलैंड्स को लेकर। तो विवाद लगातार इस तरह दुनिया में जहां बने रहते हैं बने ही रह जाते हैं। तो यहाँ हम देखिए ज्योग्राफी को कि कहाँ है कोरियन पेनिनसुला, ये वो जगह है आपको दिख रही होगी। इस जगह के पास यहाँ पर जो इलाका है इसे हम क्या कहेंगे? ये है कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट के पास यहाँ पर है टूशिमा, और यहाँ एक बहुत ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ऐसे कहते हैं जेजू आइलैंड। काफी प्रचलित है आइलैंड, सॉरी ये जेजू आइलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट भी है साउथ कोरिया के लिए, जेजू आइलैंड से कहते हैं। ये फिर हमारा जापान हो गया, और यहाँ टूशिमा जो है ये असल में जापान का पार्ट है, लेकिन जेजू आइलैंड असल में कोरिया का पार्ट है। यहाँ पर जो स्ट्रेट है इसे कहते हैं जेजू स्ट्रेट। तो जेजू आइलैंड, जेजू स्ट्रेट का जब नाम सुनाई दे तो समझ जाइए ये जगह साउथ कोरिया की बात हो रही है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर है येलो सी, ये जो सी आपको दिख रहा है ये है येलो सी, और ऊपर वाला इलाका, ये जो इलाका है इसे हम कहते हैं कोरिया बे। कोरिया बे, येलो सी, यहाँ पर जेजू स्ट्रेट के बाद आपको वेस्टर्न चैनल भी कहते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एक कोरिया स्ट्रेट हम इसे कह सकते हैं। फिर आगे आपका सी ऑफ जापान आ जाता है, ये सी ऑफ जापान। यहाँ पर भी एक छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा होगा, इसका नाम उलिंगडो है, जो जापान में है, जो सॉरी कोरिया का पार्ट है। जापान तो नीचे है, ये उलिंगडो है जो कोरिया का पार्ट है। ऊपर आपका फिर रशिया आता है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आपको मैप में भी सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी डिसाइडेड मिलेंगी। यार ये आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा नॉर्दर्न लाइन लिमिट जो कहते हैं, जहाँ कैसे बाउंड्री बनी हुई है, यानी ओशन में ये जो लाइन है ना यहाँ तक ये नॉर्थ कोरिया का, बाकी हिस्सा साउथ कोरिया का है। तो साउथ कोरिया का अक्सर ये दावा होता है कि भाई ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, ये पूरा इलाका हमें दे दो, जो ओशन का इलाका है वो भी हमारा होना चाहिए, जो यहाँ के आइलैंड्स है वो हमारे होने चाहिए। विवाद अक्सर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में ऐसा बना रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए किस लोकेशन की बात हो रही है। अगर इसमें आपको देखें तो यहाँ व्लादिवोस्तोक है, जिसके साथ इंडिया ने नया रूट बनाया था चेन्नई व्लादिवोस्तोक तक व्यापार करने के लिए। तो रशिया की बाउंड्री आपको दिख रही होगी, यहाँ नॉर्थ कोरिया से मिलती है नाजिन खसिन के पास, ये रीजन जहाँ देखिए नॉर्थ कोरिया और रशिया की बाउंड्री भी आपस में लगती है। तो नॉर्थ कोरिया मेजरली चाइना और रशिया के साथ ही व्यापार करता है, बाकी दुनिया से उसका ज़्यादा संबंध है नहीं। तो ये विवाद किस जगह को लेकर हुआ था, कौन से आइलैंड को लेकर हुआ था, ये आपको पता लग गया। डेक्यूमपोंग आइलैंड कहाँ पर है? इट्स इन साउथ कोरिया। इसके ऊपर फायरिंग हुई और अब साउथ कोरिया ने भी कुछ जवाबी फायरिंग की है। अगला 2 क्वेश्चन जो आपसे मैंने पूछे थे कि भाई बताइए कौन से ट्रेड ग्रुप्स हैं नॉर्थ साउथ अमेरिका में, सॉरी नॉर्थ साउथ कोरिया के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो देखिए 3 मेजर यहाँ पर अलायंसेस हैं, मर्कूसर, पैसिफिक अलायंस और ALBA। तो पैसिफिक अलायंस में कोलंबिया, पेरू, चिली और मेक्सिको है। ALB में इक्वाडोर,
बोलिविया, निकारागुआ, वेनेजुला है, क्योंकि इन कंट्रीज को बेचारा कोई पूछता नहीं तो इन सब ने अपना अलग ग्रुप बना लिया ALBA का। बाकी एक और ग्रुप है मर्कोसर। मेरा आपसे सवाल है कि मर्कोसर में कौन कौन सी कंट्रीज होंगी। ऑब्वियसली जो कंट्रीज यहाँ नहीं है वो इसका पार्ट होंगी, यानी ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। क्या चिली और बोलिविया पार्ट है मर्कोसर का? मेरा सवाल है आपसे, मर्कोसर की कौन सी कंट्रीज मेंबर्स हैं और क्या बोलिविया मर्कोसर का पार्ट है और क्या चिले मर्कोसर का पार्ट है? आपके लिए होमवर्क है ये, चेक करके बताइए, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट हमने बता दिए, पैसिफिक और ALBA। अगला कैमेलियन ट्रोजन की बात आती है। कैमेलियन ट्रोजन असल में एक ऐसा सिक्योरिटी ब्रीच है जिसके तहत वो आपके फ़ोन का पूरा डेटा चुरा लेंगे। ये एक ऐसा मैलवेयर आया है जिससे कि आपके ऐप्स के थ्रू आपके फ़ोन में आता है और फिर आपके फ़ोन को बिना आपको पता लगे सारा डेटा, जो भी गूगल का अलर्ट है, कुछ काम नहीं करता और वो आपके पूरे फ़ोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, आप जो लॉगिन करते हैं थ्रू टच स्क्रीन या फिंगरप्रिंट्स, वो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा डिसेबल कर देगा सबको। यहाँ तक कि फ़ोन का पिन भी काम नहीं करेगा। तो कैमेलियन की जब हम बात करें तो याद रखिए एक ट्रोजन है, एक मैलवेयर है जो आपके फ़ोन को तबाह कर सकता है, आपकी एंट्री रोक देगा। ये तो होगी ट्रोजन की बात। अब बात करते हैं इंडिया में वर्ली। वर्ली, ये खूबसूरत पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं वर्ली पेंटिंग्स। असल में ये इसलिए वर्ली पेंटिंग्स कही जाती हैं क्योंकि महाराष्ट्र की एक वर्ली ट्राइब है जो ये पेंटिंग्स वहाँ के लोग अक्सर किया करते थे, काफ़ी प्रचलित है ये। लेकिन वर्ली सिर्फ इस चीज़ के लिए ही फेमस नहीं कि वो पेंटिंग्स करते थे। वर्ली ट्राइब महाराष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल यूनिट भी है। इनके लिए खास बात ये भी है कि वहाँ पर कई सारे लेपर्ड्स, तेंदुए पाए जाते हैं और एक विशेष बात यह है कि यहाँ बाघों को और तेंदुओं को पूजा जाता है और इस रीजन में बाघों और तेंदुओं को पूजा जाता है और उन्हें कहा जाता है वाघोबा। वाघोबा मतलब लेपर्ड्स। और यहाँ बहुत सारे लेपर्ड्स रहते हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन है वहाँ, लेकिन उनके साथ इंसानों का संबंध इतना बेहतर है कि वहाँ उनको पूजा जाता है। तो ये न्यूज़ में था टॉपिक, इसलिए मैंने पिक किया। वाघोबा का मतलब क्या होता है? तो लेपर्ड या टाइगर कहेंगे, क्योंकि इस रीजन में बहुत हाई लेपर्ड डेंसिटी होती है। कहाँ लोकेटेड है ये? तो नॉर्दर्न सह्याद्री में, मुंबई के बाहर वाला इलाका जो महाराष्ट्र का है वहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वहाँ ये ट्राइब्स रहती हैं और उस रीजन में लेपर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर भी विवाद नहीं होते। 6 बजे के बाद इतने बच्चों को बाहर नहीं भेजते क्योंकि वो समय होता है लेपर्ड्स का। और ये इंसान और जानवर के समन्वय की कहानी है। इसमें देखिए लोकेशन तो असल में सह्याद्री की मैं बात जब करूँ तो इस रीजन में डेक्कन प्लेट्यू के बिल्कुल आपको वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेगा सह्याद्री। और यहाँ ऊपर की तरफ आपका मुंबई महाराष्ट्र का रीजन है जहाँ पर आपको दिखता है ये इलाका, ये महाराष्ट्र का रीजन। यहाँ आपको दिखेंगे मैक्सिमम जो आपकी वर्ली ट्राइब है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहीं पर वो इलाका है जहाँ हम बात कर रहे थे कि एक लेपर्ड पॉपुलेशन काफ़ी है। यहाँ देखिए वेस्टर्न घाट्स यहाँ से गुजरते हैं इस पूरे रीजन से, जो बहुत ज़्यादा प्रिस्टीन एक एनवायरनमेंट है जहाँ बहुत से जो पशु और जीव रहते हैं उनकी कहानी वहाँ से हमें देखने को मिलती है। तो ये रीजन हो गया इस बात की। अब एक केरला की बात करते हैं। इसमें अपने केरला आपको कहाँ दिख रहा है भाई? बिल्कुल नीचे। यहाँ पर ओटर देखे गए। ओटर नॉर्मली हमें केरला में नहीं देखने को मिलते। यहाँ पे यूरेशियन ओटर देखा गया पहली बार इतिहास में। तो जो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ, चिन्नार की हम जब बात करें आपको लगेगा कश्मीर के किसी जंगल की बात कर रहा हूँ, पर नहीं, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इडुक्की में है। इडुक्की कहाँ है? केरला में। और ये एक नया मैमल है जो आइडेंटिफाई हुआ है केरला में। पहले हम ऑटर को कभी कंसिडर नहीं करते थे कि ये भी केरला में मिल सकता है। तो कहाँ मिला है? चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, इडुक्की के पास। तो ये बातें हो गई इडुक्की की। अब यहाँ देखिए एक और एरिया है लक्षद्वीप जो काफ़ी प्रचलित है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब शायद आ गए होंगे। ऑब्वियसली तस्वीरें उनकी काफ़ी वायरल हुई थी, यानी यहाँ पे टूरिज्म को पुश मिल सकता है इस चीज़ से। तो हमने जाना इडुक्की के बारे में केरला में, वहाँ हमें ओटर देखने को मिले। हमने देखा जो वर्ली ट्राइब है उसके बारे में जो कहाँ रहती है, मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास, नॉर्दर्न सह्याद्री माउंटेन्स के पास और रीजन में, यानी वेस्टर्न घाट्स में। लोकेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इनके अलावा जो लोकेशन है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की आपने देख ली, यहाँ बिल्कुल यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये तमिलनाडु केरला के बॉर्डर के पास। अगला न्यूज़ है उल्फा के साथ इंडिया ने एक पैक्ट साइन किया। उल्फा के साथ क्या पैक्ट साइन किया है कि भाई एक सेटलमेंट मिल गई जिसके तहत आगे कोई भी विवाद उल्फा और इंडिया के बीच में नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के बीच में किसी तरह का वायलेंस अब स्टेट में देखा नहीं जाएगा। उल्फा का नाम सुनते ही पहली बात आपको आती है असम का नाम दिमाग में आता है, जहाँ काफ़ी साल विवाद उत्पन्न रहा उल्फा जैसे ग्रुप की वजह से। उल्फा को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, पर ये रोक नहीं रही थी ग्रुप। क्यों? इसके पीछे वजह ये है कि कुछ लोकल सपोर्ट तो था इनके पास, लेकिन इनको बाहर बहुत मदद मिलती थी। ये भाग के भूटान घुस जाते थे, कभी कभी बांग्लादेश घुस जाते थे, और वहाँ से कभी कभी कहा जाता है कि चाइना और इवन पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कुछ ना कुछ, सबको नहीं, कुछ लोगों को शायद कोई इंडिया सपोर्ट मिलता हो, ऐसी शक की बातें की जाती हैं। लेकिन जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट आई है, जहाँ पे इलेक्शन हाल ही में हुए हैं, और उनके आने के बाद बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध बहुत सुधरे।
और म्यांमार में भी भारत के संबंध बहुत सुधरे। तो वो दो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी भारत के बॉर्डर्स पे, उनसे इन्हें सपोर्ट मिलना जब से कम हुआ है, तब से आप अक्सर देखोगे इस रीजन से मोस्टली ऐसी समस्याएं खत्म हो गई। अब अगर आप देखो ये असम का इलाका है, तो यहाँ से स्टेट से जो कई सारे ग्रुप थे नॉर्थ ईस्ट के, वो सारे या तो बांग्लादेश में घुस जाते थे, छुप जाते थे, या फिर म्यांमार में छुप जाते थे। म्यांमार के साथ तो भारत के संबंध बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि भारत म्यांमार की मिलिट्री जनता, मिलिट्री का रूल जो था उसको मानने से इनकार करता था। लेकिन बाद में भारत ने जैसे ही इनके साथ संबंध नॉर्मलाइज किए हैं, हमें नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी बहुत शांति देखने को मिलती है। मैं मान सकता हूँ कि मणिपुर में जो हमें हाल में ही देखने को मिला वो काफ़ी दुखदायक था, मैं उसको साइड करते बोलूँगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो मिलिटेंट ग्रुप्स अब बहुत जल्दी जो एग्रीमेंट करके सीज फायर करते हैं, इसकी वजह यही है कि वो रीजन ऐसा हो चुका है जहाँ पर अब सपोर्ट सिस्टम थोड़ा इंटरनेशनली कट ऑफ हो चुका है। तो वो लोकेशन याद रखिए, असम के आसपास कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इनको शायद इंडिया सपोर्ट दे सकती थी। भूटान के साथ भी इंडिया ने उनकी आर्मी के साथ मिलकर एक मिशन चलाया था कि बॉर्डर के आसपास जो भी ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स का कोई अगर ठिकाना है तो उसको साफ किया गया था। तो ये हम यहाँ से जान सकते हैं। तो ये कहानी थी उल्फा की, जिसने एक सेटलमेंट की बात की शांति के साथ, और कहा जा रहा है 1979 के बाद लगभग 700 लोगों की जाने गई हैं। तो उल्फा के साथ ही एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन एक और क्वेश्चन जिसका हमें आंसर करना था कि किसके साथ डेजर्ट साइक्लोन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन कर रही है, तो वो है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और 2 से लेकर 15 जनवरी तक राजस्थान में हो रहा है ये, और यहाँ से जायद फर्स्ट ब्रिगेड जो उनकी वो आएंगी, जिनके साथ ये काम किया जाएगा। तो नाम ही डेजर्ट है, तो ये ऑब्वियसली कहाँ पर, राजस्थान में किया जा रहा है। किसके साथ? यूएई के साथ। इसको याद रखिए, यूएई कहाँ लोकेटेड है मैप में आप बताइए मुझे, इमेजिन कर सकते हैं आप। आई गेस हम सब ने डिटेल में डिस्कस किया था पिछले हफ्ते भी। तो ये था इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़, जहाँ मेजरली हमने चीज़ों को समझा, डिस्कस किया और जाना। और ये रहा यूएई। अगर आप मैप में अभी तक क्लियर नहीं है कहाँ पर लोकेटेड है, पता लग गया। पर्शियन गल्फ आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको यमन दिख रहा होगा, सोकोट्रास आइलैंड दिख रहा होगा, ओमान दिख रहा होगा, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको कहाँ कहाँ लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो आई गेस ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। यूएई के साथ भारत एक इंपॉर्टेंट ट्रेड एक ग्रुप भी, वो एक रूट भी बना रहा था यूएई के साथ, यहाँ से जाता था। इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं इसको हम, जो बीच में फंस गया क्योंकि इजराइल में अब हिंसा फैल गई। इजराइल का हाइफा पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था इसके लिए। तो ये चीज़ें बहुत रेलेवेंट है कि आपको जो लोकेशन इन न्यूज़ है वो तो पता रहे, प्लस साथ ही साथ कहाँ से वो गुजरती है, क्या उसकी स्टेटस है, क्या रेलेवेंस है, ये आपको पता रहनी चाहिए। तो आई गेस ये आपको आइडिया लग चुका है कहाँ पे कौन सी कंट्री लोकेटेड है, इसकी क्या कहानी है। तो ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।